सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चालू करने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है, फाइनली वी आर स्टार्टिंग। कुछ ना कुछ हो रहा था। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम लोग सीखेंगे, आज से यूजर डिफाइंड फंक्शन सिखाऊंगा। अगर ये आएगा तो आपको रिकर्शन सिखाऊंगा, मतलब उसके बाद रिकर्शन होगा। रिकर्शन के बाद में कॉल बाय वैल्यू, फिर आएगा पॉइंटर्स, फिर आएगा कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे हमारा सी मैक्सिमम खत्म हो जाता है। उसके बाद बचता सिर्फ स्ट्रक्चर है, जो डिप्लोमा को है, और बीएससी आईटी को स्ट्रक्चर के आगे है यूनियन, जो डिप्लोमा को नहीं है। वहां पे बीएससी आईटी का सिलेबस खत्म होता है। तो ये जो अभी टॉपिक हम चालू करने वाले हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शायद आपको थोड़ा दिमाग के ऊपर से भी जा सकता है अगर आप ठीक से ध्यान ना दे और हर लेक्चर आप लाइन से अटेंड ना करें। जो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, टास्क अगर आप नहीं करे तो ठीक है। सो नाउ स्टार्टिंग विद फंक्शन, इसको एकदम अच्छे से देखिएगा। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेट मी नो whether you can hear me. तो यहाँ पे आई डिवाइडेड दिस फंक्शंस इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। तो पार्ट वन में हम लोग देखने वाले फंक्शन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन से हैं। उसके अंदर फिर सिंटैक्स क्या होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, वो हम लोग देखने वाले। उसके बाद में आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है फंक्शन के अंदर, वो हम लोग देखने वाले। एंड उसके बाद में एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन। ऑल दिस टॉपिक्स हम लोग को आज कवर करना है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग सी, बट इट विल बी हेक्टिक। अच्छा, आपको ऐसा करने के लिए बोला, 1 से लेके 20 तक सम करने बोला। 1+2+3+4+, ऐसा किधर तक, 20 तक। तो टाइम लगेगा आपको, टाइम लगेगा आपको। आ रहा है समझ में? अच्छा, आप बोलोगे सर इतना भी तो इजी, इतना भी तो टफ नहीं है सर, 1+2+3+4+ कर देंगे, ऐसा 20 तक चले जाएंगे हम। कौन सा बड़ा बात है 20 तक करना। बट उसके बाद मैं बोलता हूँ 200 तक जाइए, फिर मैं बोलता हूँ 2000 तक जाइए। समझ में आ रहा है क्या? जब भी हमको रिपीटेटिव टास्क करना है, एंड जैसे अभी देखो ना, मैंने मैंने इसको बोला 20 तक करना है, मैंने इसको बोला 200 तक करना है, इसको बोला 2000 तक करना है। तीनों में क्या फर्क है? नंबर का फर्क है बस, और कुछ। देखो, काम तो वही है ना, 1+2+ एंड स्टार्ट पॉइंट पता है 1 है, इसके लिए एंड पॉइंट 20 है, इसके लिए 200 है, इसके लिए 2000 है। बस एंड का पॉइंट जो है नंबर, वो बदल रहा है। तो ऐसा जब हमारा रिपीटेटिव काम हमको करना पड़ता है सी के अंदर, वो टाइम पे हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन। मैंने आपको बताया था, बर्थडे वाला एग्जांपल दिया था आपको। किसका बर्थडे था वो? कृष्णा? नहीं नहीं, सी में इसका बर्थडे था, तो नाम क्या है? हर्षदा का बर्थडे, तो हमने एक फंक्शन लिखा। तो वो बर्थडे के फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया, 3 4 टास्क डाला। पहला टास्क क्या है, इनविटेशन भेजेगी। दूसरा टास्क क्या है, आप लोग आएंगे, फिर केक रहेगा, मोमबत्ती फूकेगी, केक काटेगी, आप ताली बजा के गाना गाओगे, प्लेट में समोसा देगी आपको, पर घर पे चले जाओगे। अब ये मैंने फंक्शन लिखा, किसके लिए लिखा? हर्षदा के लिए लिखा। अब साइली बोलती मेरे को भी फंक्शन चाहिए, बट साइली बोलती है कि मेरे बर्थडे में मैं समोसा नहीं दे रही हूँ, मैं कचौरी दे रही हूँ। तो सिर्फ समोसे की जगह पे कचौरी है, बट बाकी सारा काम क्या है, सेम है। इसके बाद में इसका बर्थडे है, ये बोलता है मैं कचौरी नहीं दूंगा, मैं वड़ा पाव दूंगा। कचौरी के बदले में क्या डाला, वड़ा पाव डाला। बट बाकी सारा काम सेम है। तो ऐसा रिपीटेटिव काम जब हमको लगता है, करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। मतलब तब हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शन का। वैसे मैंने बोला ना, इसको 20 तक करना है, इसको 200 तक करना है, उसको 2000 तक करना है, बट सबको काम तो सेम ही करना है। तो वो टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन का। इससे आपका क्या होगा, आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो आपका कम हो जाएगा। ये हमने फंक्शन के बारे में सीखा था जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे। समझ में आ रहा है क्या? तो आगे देखते हैं। तो ऐसा हेक्टिक टास्क जब हमको करना है, और जो बदल भी सकता है, वो टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन का। किसका इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। अच्छा मेरे को बताइए, बर्थडे का फंक्शन है इसका? बर्थडे के फंक्शन में शादी करने वाले हैं क्या हम लोग? समझे क्या? बर्थडे के फंक्शन में बर्थडे करेंगे, वैसा आपका जो फंक्शन है, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। सिर्फ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा वो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है डेफिनेशन का? यूज ऑफ फंक्शन मोटिवेट सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोड एंड सिंपल वे ऑफ डिबगिंग द कोड फ्रॉम डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है ना, ये वो फंक्शन का कोड इतना बड़ा हो जाता है, उसको एक ही साथ में डाल दिया और जब चाहे इसको मल्टीपल टाइम यूज कर लिया, तो जो प्रोग्रामर है उसके दिमाग को तकलीफ थोड़ा कम हो जाता है। जो डीबगर है, जो प्रोग्राम को रन करता है। आ रहा है समझ में? तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं? फंक्शन कैन बी व्यूड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्राम। देखो, पूरे सी के अंदर क्या है? तो सिर्फ फंक्शन ही है। पूरा सी चलता किसके ऊपर है? फंक्शन के ऊपर ही चलता है। हमारा सी प्लस प्लस किसके ऊपर चलता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर चलता है। आ रहा है क्या समझ में? फंक्शंस में कुछ ना कुछ कमियां थी, इसलिए सी प्लस प्लस में वो आया, क्लास आया, ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, जो आप आगे पढ़ेंगे। कुछ बच्चे अभी पढ़ रहे, कुछ बच्चे आगे पढ़ेंगे सी प्लस प्लस। ठीक है। फंक्शन का डेफिनेशन समझा आप लोगों को? एवरीवन, फंक्शन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी सी प्रोग्राम। फंक्शन के बिना आपका सी चलने नहीं वाला है। हाँ, कुछ फंक्शन सी के अंदर पहले से बने हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, या तो प्राइमरी फंक्शन जो सी के अंदर पहले से। एग्जांपल क्या है इसका? प्रिंटफ, देखो ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है ना, कभी भी फंक्शन के आगे ब्रैकेट क्लोज होता है। प्रिंटफ फंक्शन, अभी ध्यान से समझो। अभी चलो उसने पूछ ही लिया तो मैं एकदम डिटेल में समझाता हूं आपको। हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डायरेक्टली क्या है, डबल कोट्स में लिख देते हैं। मैं इधर डबल कोट्स में लिखता हूं साइली, तो अभी क्या प्रिंट होएगा? इजी है क्या? समझा? कुछ लफड़ा करने की जरूरत है क्या? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन। कौन सा फंक्शन? प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड है, मतलब हमको डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। मतलब सी में पहले से है वो, हमको कुछ भी करने का जरूरत है क्या? हमको डायरेक्ट लिख देने का इसको। समझता है? ऐसे बहुत सारे फंक्शन है हमारे पास में। मेन फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, हम लोग लिखते हैं ना वॉइड मेन के साथ में गेट सी एच, गेट सी एच ई, एस क्यू आर टी, सी एल आर सी आर। ये सारे फंक्शंस जो पहले से बने हुए हैं, उनको हम कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। आ रहा समझ में? ठीक है। अभी हम लोग सीखने क्या वाले? यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जैसे जैसे सी बना ना, डेनिस रिच्ची ने सी बनाया तो उसको पता था कि इंसान को जो, मतलब सी के अंदर जो पहले से फंक्शंस बने हुए हैं, वो फंक्शंस पूरे नहीं, मतलब कम पड़ जाएंगे आने वाले टाइम में। तो उसने एक ऑप्शन यूजर को दिया कि आप आपके मन से फंक्शन बना सकते हो। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। आ रहा है समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, मेरे को, मैं जब यूजर डिफाइंड फंक्शन एक सिखा दूंगा ना कोई एक, तो मेरे को याद दिलाना याद से कि सर आप वो प्रिंटफ फंक्शन के बारे में बताने वाले थे, प्री डिफाइंड का मतलब बताने वाले, ये याद दिलाना, मैं आपको समझा दूंगा उसको एक बार, तो आपको और डिटेल में समझेगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते अभी आगे। याद से पूछना क्या? देखो ये फंक्शन कैसा काम करता है, ये देखो ऐसा। अभी है ना, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये ऐसा देखो, दिखता है क्या इधर से? एक्चुअली इधर का एरो उड़ गया लगता है, इधर से एक एरो आता है, फंक्शन के अंदर काम होगा और फिर आउटपुट आएगा, ऐसा है बेसिकली। वो एनिमेशन में एरो उड़ गया शायद। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी। पहला आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं सी के अंदर, जो पहले से मौजूद होते हैं। बिल्ट इन मतलब पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है। फंक्शंस आर डिफाइंड इन हेडर फाइल। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ये पॉइंट अगेन, ये पॉइंट है ना, तब समझाऊंगा, बोला ना प्रिंटफ, मेरे को याद दिलाओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब ये पॉइंट समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, हेडर फाइल में उसका डेफिनेशन क्यों होता है। ठीक है। आगे,
एग्जाम्पल printf is a standard library function. ठीक है, now we are looking into what user defined function. C allows user to define function. Such functions are created by user and called as user defined function. तो user जो function बनाएगा उसको हम बोलते हैं user defined function. Depending upon the complexity and requirement of the program, you can create as many as user defined function as you want. आपको जितना चाहिए उतना बना सकते हो, एक बना सकते हो, 2 3 4 10 बना सकते हो, जितना चाहिए, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हो. ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे. हाउ इज द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन? लेट्स अंडरस्टैंड द सिंटैक्स. देखिए यहां पे देखो मेन फंक्शन लिखा हुआ है मैंने. मेन इज एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम, एवरी जावा प्रोग्राम. समझ में आता है क्या? ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेन से ही शुरुआत होता है. सी में भी मेन से शुरुआत होगा हमारा. बटन बंद करना दे सलमान खान. फंक्शन अभी देखो यहाँ पे ना, ये क्या है? ये ना फंक्शन है. कैसे समझा? ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गया. आपको ये समझाऊंगा. ये जो लिखा है ना, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या पैरामीटर बोलते हैं. फिलहाल के लिए आपको जो दिमाग में इजी लगता है वो याद रखो. आर्ग्यूमेंट बोलो, पैरामीटर बोलो, दोनों अलग चीजें हैं बट अभी फिलहाल सेम है, ऐसा पकड़ के चलेगा. ठीक है, अब ये फंक्शन है. ये कौन सा? ये कोई भी तरीके से आपको दिखता है क्या? यूजर डिफाइंड फंक्शन, सॉरी प्री डिफाइंड फंक्शन है. फंक्शन नाम का कोई फंक्शन है नहीं, तो ये हमने बनाया हुआ फंक्शन है. तो मेन के अंदर जब आएगा तो यहाँ पे बोलेगा ये क्या है? ये एक फंक्शन है. तो ये फंक्शन का डेफिनेशन किधर है? तो चलो नीचे देखते हैं. तो यहाँ पे नीचे देखो लिखा है रिटर्न टाइप लिखा है. ठीक है, रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा मेरे को. फिर उसके बाद में फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटर्न टाइप हियर. आपको मैंने पढ़ा है डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स में आता है हमारे पास में इंट, हमारे पास में आता है फ्लोट, हमारे आता है कैर, और क्या आता है? डबल आता है, वॉइड आता है. स्ट्रिंग नहीं आता बेटा. कौन बोला स्ट्रिंग? सी में स्ट्रिंग है क्या? सी में स्ट्रिंग है क्या? सी में कैर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब वो स्ट्रिंग बनेगा. कैर को आगे साइज देते ना हम लोग 10 का 5 का, तब वो स्ट्रिंग बनता है. ठीक है, तो दिस आर द डेटा टाइप्स विच आर अवेलेबल इन सी. ठीक है, तो ये डेटा टाइप्स को जब मैं फंक्शन के साथ में इस्तेमाल करूंगा तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप. क्या बोलते हैं उसको? सेम डेटा टाइप को ही हम क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप. इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सिंपल है. ये फंक्शन जो है ना, अगर मैंने ये रिटर्न टाइप क्या लिखा? इंट लिखा. क्या लिखा? इंट. और मेरे फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन है. और दिस फंक्शन इज टेकिंग 2 पैरामीटर्स. इसका मतलब क्या है सर? ये इंट का मतलब क्या है? ये इंट का मतलब ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है. ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? अगर फंक्शन के आगे मैंने रिटर्न टाइप फ्लोट लिखा, इसका मतलब क्या है बच्चों? वो हाँ डेसिमल वैल्यू रिटर्न करने वाला है. अगर मैंने उसके आगे कैर लिखा तो वो एक सिंगल अल्फाबेट रिटर्न करने वाला है. बराबर कि नहीं? अगर मैंने उसके सामने डबल लिखा तो अगेन डेसिमल वैल्यू. डबल में भी तो डेसिमल वैल्यू होता है ना, रिटर्न करने वाला है. अगर मैंने वॉइड लिखा तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है. मतलब हमको दो ही चीज याद रखना है. एक तो फंक्शन रिटर्न करेगा, एक तो रिटर्न नहीं करेगा. रिटर्न करेगा तो ये सारा चीजें रिटर्न कर सकता है, रिटर्न नहीं करेगा तो एक ही चीज है, वॉइड. समझ में आता है? इतना याद रहेगा पक्का, एकदम दिमाग में घुस गया. ठीक है, फंक्शन का रिटर्न टाइप दो हो सकता है. एक तो रिटर्न करने वाला, एक तो नहीं रिटर्न करने वाला. नहीं रिटर्न करने वाला में एक है वॉइड. रिटर्न करने वाले बहुत बहुत सारे इंट है, फ्लोट है. मोस्टली हम लोग इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे. आ रहा है समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है? फंक्शन कॉल. ना व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन कॉल? अच्छा, मैंने इसका बर्थडे करके फंक्शन बनाया ना, इसका बर्थडे रोज आता है क्या? मान के चलो हमने एक प्रोग्राम लिखा है, 365 दिन है अपने साल में, 365 दिन का कोड है. हर हर दिन के लिए एक लाइन. तो टोटल कितना लाइन हो गया हमारे कोड में? 365. बराबर. तेरा बर्थडे कब है? 22. 22 मई को इसका बर्थडे. पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसा करते करते नीचे जाऊंगा मैं. 22 मई जब आएगा उधर मैंने एक फंक्शन लिख के रखा है. फंक्शन का नाम क्या? बर्थडे. बर्थडे ऑफ व्हाट? हर्षदा. तो मेरे को एक बात बताओ, फंक्शन को मतलब प्रोग्राम को पता है क्या कि हमको ये फंक्शन को कभी बुलाना है? हमने फंक्शन लिख के रखा है बर्थडे वाला, और हमने उसको बुलाया नहीं. तो 22 मई को आएगा क्या? 22 मई को लिखना पड़ेगा ना कि 22 मई को इसका बर्थडे. फंक्शन कॉल मतलब जो भी आप फंक्शन बनाते हैं उसको कॉल करना पड़ता है. फंक्शन को क्या करना पड़ता है?
और फंक्शन कॉल किधर होता है? मेन में ही होता है, और किधर नहीं होता है। फंक्शन कॉल कहां पे होता है? मेन में होता है। तो आपका जो ये मेन प्रोग्राम है ना, ये जो लिखा, सर ये क्या है? ये ही तो कॉल है। इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन कॉल। क्या बोलते हैं इसको? मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो आपने नीचे बनाया है, ये फंक्शन जो आपने नीचे बनाया है, उसको कॉल कहां करना है। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? अभी तेरा बर्थडे कब है? इसका 6 अक्टूबर को बर्थडे। तो मई के बाद में नीचे 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 आएगा, तो 6 अक्टूबर को वापस हमने क्या लिखा? फंक्शन कॉल किया, मतलब बर्थडे वाला वही फंक्शन को कॉल किया। क्या बोला, समझ में आ रहा है क्या? मतलब फंक्शन को डिफाइन मैंने कितने बार किया? एक बार किया। बट कॉल कितने बार किया? 2 बार कॉल किया। इससे क्या फायदा हुआ? मतलब इसके लिए लाइन लिखा कोड, वही इसके लिए इस्तेमाल किया, वही अभी बाकी सबको लिए इस्तेमाल करूंगा। तो हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो प्रोग्रामर है, सी का अंदर जो प्रोग्राम लिखता है, उसके दिमाग का तकलीफ जो है वो कम हो जाता है। किसके वजह से? फंक्शन के वजह से। कौन से फंक्शन की वजह से? यूजर डिफाइंड भी और प्री डिफाइंड भी। दोनों भी एक ही चीज है। आपको जल्दी में दोनों में फर्क बताऊंगा। मतलब आगे से दिखने वाला फर्क नहीं, पीछे से दिखने वाला फर्क बताऊंगा। बट उसके लिए आपको यह समझना जरूरी है। आपको यह बोलना समझा क्या कि एक तो फंक्शन का डेफिनेशन होता है, एक तो क्या होता है? फंक्शन का, बोलो बोलो, फंक्शन का डेफिनेशन, और एक होता है फंक्शन का कॉल। अच्छा, एक्चुअली देखे जाएंगे ना, टेक्निकली स्पीकिंग तो 3 चीजें रहता है। ठीक है, क्या क्या रहता है? तो सबसे पहला 3 चीजें रहता है। एक तो फंक्शन का डिक्लेरेशन रहता है। क्या रहता है? फंक्शन का। उसके बाद में क्या रहता है? फंक्शन का डेफिनेशन रहता है। क्या रहता है बोलो? कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी साइन मत करो, अभी इधर लिख लो, देख लो। ठीक है। और तीसरा होता है फंक्शन का कॉल। 3 चीजें होती है। एक तो फंक्शन का डिक्लेरेशन, एक तो फंक्शन का डेफिनेशन, और एक तो फंक्शन का कॉल। समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी ध्यान से समझिएगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा। फंक्शन का डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? मेरे को एक बात बताओ। हर्षदा का बर्थडे कब बोली? 22 मार्च। 22 मई को उसका बर्थडे है ना? 22 मई को उसका बर्थडे क्यों है? पैदा हुई ना उस दिन। हर्षदा पैदा ही नहीं होती तो बर्थडे होता था क्या? वैसा ही फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, आपको पैदा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। अब फिर नेक्स्ट ईयर, 1 साल जैसे कंप्लीट हुआ, फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? कॉल। समझा क्या? क्लियर है? पक्का? तो 3 चीज, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डेफिनेशन, और फंक्शन का कॉल। अच्छा, फंक्शन का कॉल, सिर्फ फंक्शन का कॉल कहां पे होगा? मेन के अंदर। बाकी सब मेन के बाहर होगा। इजी? पक्का? अब ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अच्छा, मैं एक बार ना आपको लिख के दिखाता हूं। ये देखो, ये बड़बड़ नहीं है, इधर देखो, इधर देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। दिख रहा है ना आप लोग को? इंट मेन, ओके। फंक्शन का सबसे पहले क्या रहता है? डिक्लेरेशन। क्या रहता है बोलो? तो मैं कैसे लिखता हूं? यहाँ पे देखो, मैं लिखता हूं इंट बर्थडे। इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे इसको? हमने बोला कि ये बर्थडे नाम का एक फंक्शन है जो क्या करता है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अभी मेन के नीचे मैं क्या करता हूं देखो, मैं वापस लिखता हूं इंट, और ये ब्रैकेट ओपन किया, ये ब्रैकेट क्लोज किया, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। इसको हम बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? समझा क्या? अब आपने फंक्शन को डिक्लेयर भी किया, अब आपने फंक्शन को डिफाइन भी किया। अब बताना पड़ेगा कि बाबा किधर कॉल करना है। हमारा मेन का प्रोग्राम बड़ा है, तो हमने यहां पे बोला बर्थडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज। मतलब ये, इसको मैं क्या बोलूंगा? फंक्शन कॉल। क्या बोलेंगे इसको? फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। इजी? समझा? अब इसको और इजी बताता हूं, और इजी करके बताता हूं।
इसको आप और इजी कैसा लिख सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मैंने तीन चीजें बोला, क्या क्या बोला? फंक्शन बोलो। अब फंक्शन, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को एक साथ मिला सकते हो। समझा क्या? मतलब कैसे लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे इंट बर्थडे, इसको डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन भी कर दिया साथ में, फिर लिखा इंट मेन रिटर्न 0, और यहां पे लिख दिया। तो यहां पे इसको मैं बोलूंगा फंक्शन डेफिनेशन, मतलब डिक्लेरेशन डेफिनेशन साथ में, इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन कॉल। ये केस में भी मेन के अंदर सिर्फ क्या आता है? मेन के अंदर क्या आता है? कॉल, फंक्शन कॉल। इजी, समझ में आ रहा है? आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को ऊपर लिखा है, आप नीचे भी लिख सकते हो, मेन के नीचे भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो, यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, आपका प्रोग्राम का शुरुआत कहां से होता है? मेन से। तो देखो कंपाइलर में यहां से है पहला लाइन, दूसरा लाइन, अब यहां पे आएगा, बोलेगा ये फंक्शन नेम, और ब्रैकेट है ना आगे, ब्रैकेट है मतलब ये क्या हुआ, और ये कौन सा फंक्शन है? तो वो सबसे पहले जाके चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि ये फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन किया है कि नहीं किया है। तो देखो ऊपर गया, अब यहाँ पे डिक्लेयर डिफाइन साथ में किया है, अब जाके बोलेगा हाँ डिक्लेयर किया है, डिफाइन भी किया है, जल्दी आगे बैठो, और पहला लाइन दूसरा लाइन, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब जो भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये लाइन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। बोलो समझ में आता है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा मैंने दो बार लिखा तो क्या होगा? दो बार एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने तीन बार लिखा तो क्या होगा? तीन बार एग्जीक्यूट होगा। बट कोड कितने बार लिखा? एक ही बार। और एग्जीक्यूट कितने बार किया? तीन बार। अगर फंक्शन नहीं होता तो मेरे को कोड कितने बार लिखना पड़ता? समझा कहां पे फायदा हो रहा है? समझा फंक्शन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, आगे बढ़ते। यहाँ पे पहले प्रोग्राम समझेंगे, फिर आपको बताऊंगा आर्ग्यूमेंट क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। प्रोग्राम देखिए, चालू कहां से होगा? मेन से चालू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है इंट n1 n2 सम, तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। जो भी n1 का वैल्यू है वो 2 सेट किया है, जो भी n2 का वैल्यू है वो 3 सेट किया, और एन सम क्या बोला? अभी देखो, अभी ये ना आपको थोड़ा समझेगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक सिखाया नहीं आपको, अभी आगे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये ना एड नम, एड नो, और आगे ब्रैकेट ओपन क्लोज, और दो पैरामीटर दे रहा है यहाँ पे, n1 और n2। मतलब ये फंक्शन को कॉल किया है हमने, ये क्या किया है? फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो, तो जैसे ये फंक्शन को कॉल किया वो नीचे आएगा, बोलेगा इंट एड नम नाम का फंक्शन है क्या? हाँ है। ये कितना पैरामीटर ले रहा है? दो, इंट ए कॉमा इंट बी। अब ये क्या बोलता है? रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। ये ना आपको नहीं समझेगा अभी फिलहाल, हमको ये समझना भी नहीं है, हमको ये समझना है कि यहाँ पे पैरामीटर क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला, द नेम्स गिवन इन फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड एज पैरामीटर। मतलब क्या, यहाँ पे दिखता है क्या ये ब्रैकेट में इंट ए कॉमा इंट बी, तो यहाँ पे ए और ये जो बी है इसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। क्या कहते हैं इसको? समझ में आया क्या? आर्ग्यूमेंट का डेफिनेशन देखो, सिंपल क्या बोला है, द वैल्यू सप्लाइड टू द फंक्शन कॉल इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। तो हमने जो वैल्यू सप्लाई किया है, सप्लाई किया मतलब क्या है, ये जो टू है वो n1 को दिया है हमने, बराबर के नहीं? टू किसको दिया? n1 को दिया। थ्री किसको दिया? n2 को दिया। तो ये जो n1 हुआ और ये जो n2 हुआ, और ये n1 का वैल्यू a को जाता है और n2 का वैल्यू b को जाता है, तो यहाँ पे ये n1 जो है और n2 जो है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? तो फंक्शन कॉल करते हो हम, जो वैल्यूज पास करते हैं, तो जो भी पास कर रहा है, यहाँ पे कौन पास कर रहा है? n1 और n2 पास कर रहा है। n1 का वैल्यू a को जाएगा, n2 का वैल्यू b को जाएगा, कैसे जाता है आगे बताऊंगा मैं। बट ये केस में a और b को हम बोलेंगे पैरामीटर, और n1 और n2 को हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। आ रहा है समझ में? ठीक है, प्रोग्राम को समझने का जरूरत नहीं, हम आगे बढ़ते। ये दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है?
कौन बोला बैठने को उधर? ठीक है चलो, ये भी हमको अभी जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग अभी समझ लेते हैं कि भाई हम लोग अभी सीखने वाले सबसे पहला टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसके 4 टाइप है, यही हमको आज सीखना है, यही इंपॉर्टेंट है। ये समझेंगे तो बाकी सारा प्रोग्राम समझेंगे और बाकी कुछ समझेगा नहीं। इसके बाद हम लोग रिकर्सिव फंक्शन सीखने वाले। आज हमको ये टॉपिक खत्म करना है। इसके अंदर 4 टाइप है, मतलब 4 प्रोग्राम है, और ये बहुत जरूरी है। अगर ये ये टॉपिक अगर आपको आता है तो ये आएगा, ये टॉपिक अगर आता है तो ये आएगा, ये टॉपिक और ये टॉपिक अगर आपको आता है तो ये टॉपिक आएगा, और इसके बीच में पॉइंटर भी आना पड़ेगा। तो इतना डिपेंडेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के टोटल 4 टाइप है हमारे पास में। कितने टाइप है बोलो? सो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये 4 टाइप में से पहला टाइप अगर आपने समझ लिया ना, तो दूसरे का 50% हो गया समझ जाने। क्या बोला समझा मैंने? पहला अगर फुल समझ लिया तो दूसरे का 50% हो गया। अगर दूसरा समझ लिया तो तीसरे का 50% हो गया समझ जाने का। और पहला 3 हो गया ना, तो चौथे का 50% हो गया समझ जाने का। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंटरलिंक्ड है आपस में, इसलिए आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट 20 मिनट के लिए मेरे को पूरा अटेंशन चाहिए आपका। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग सबसे पहला टाइप सीखने वाले फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे 4 टाइप है। 4 टाइप में से पहला टाइप क्या बोलता है? फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट। एग्जाम में आर्ग्यूमेंट की जगह पे पैरामीटर भी आएगा, तो कंफ्यूज होने का क्या? आर्ग्यूमेंट पैरामीटर एक ही है क्या यहाँ पे? मैंने आपको उसका मतलब अलग बताया ना, बट एक ही है उसका मतलब। ठीक है, तो फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या है ये अभी समझिएगा। आपके सामने प्रोग्राम है, रेडी? ध्यान दीजिए। मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी, बोलो बोलो। तो यहां से शुरुआत होगा। अच्छा, ये आई कैपिटल है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्मॉल आई आएगा, बराबर ना? केस सेंसिटिव कीवर्ड है, वो कीवर्ड इज ऑलवेज रिटर्न इन स्मॉल लेटर्स, बराबर? तो इंट स्मॉल में आएगा। अब यहाँ पे जैसे आएगा ना, इधर बोलता है डिस्प्ले। देख के क्या लग रहा है क्या है? क्या लगता है क्या है? ब्रैकेट ओपन क्लोज है। अच्छा, देख के कौन सा फंक्शन लगता है? प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड? प्री डिफाइंड ऐसा कोई हमने फंक्शन तो देखा नहीं अभी तक। अब ये यूजर डिफाइंड, इसका मतलब क्या? इसका डेफिनेशन होगा। तो अभी जैसे हमारा कंपाइल आ रहा है लाइन पे, वो बोलेगा बाबा इसका डेफिनेशन किधर है, देखो। नीचे आएगा, देखो यहाँ पे लिखा वॉइड, लिखा डिस्प्ले वॉइड। अच्छा, मेरा पहला टाइप क्या है? सब लोग पास साथ में पढ़ो। फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कहां पे लिखते हैं बच्चों हम लोग? ये देखो, ये जो डिस्प्ले है ना, ये जो डिस्प्ले है ना, इसका जो ब्रैकेट ओपन क्लोज हो रहा है ना, इसके अंदर में जो लिखता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं? आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं उसको? और इसको, ये जो फंक्शन के सामने पहले जो मैं लिखता हूं, उसको हम लोग, जो डेटा टाइप होता है उसको जो लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे पहला टाइप क्या होता है? फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिखा? वॉइड। वॉइड का मतलब क्या हो गया बच्चों? नल, नो रिटर्न टाइप। देखो, मैं रिटर्न टाइप बिना लिखे यूजर डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। बट नो रिटर्न टाइप बोला तो क्या लिखने का? वॉइड। समझ में आता है क्या? इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? वॉइड। फिर मेरे फंक्शन का नाम डिस्प्ले। अब बोलता है नो आर्ग्यूमेंट। नो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? ये जो ब्रैकेट ओपन क्लोज है ना, इसको खाली रखो, या तो इसके अंदर क्या लिख दो? वॉइड लिखो। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, वॉइड डिस्प्ले ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो किसी बच्चे का दिमाग ज्यादा चलेगा, बोलेगा सर मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? डिस्प्ले, ऐसा चलेगा क्या? आपको इधर वॉइड लिखना ही पड़ेगा, मतलब रिटर्न टाइप देना। इसको लिखना नहीं लिखना आपके हाथ में। बट हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है? वॉइड लिखा है। वॉइड का मतलब क्या बोलो? वॉइड का मतलब क्या बोलो? नो रिटर्न वैल्यू, बराबर ना? आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे हमने वॉइड लिखा, मतलब वॉइड का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे नो रिटर्न वैल्यू। और यहाँ पे ब्रैकेट में वॉइड लिखा, इसका मतलब नो आर्ग्यूमेंट्स या नो पैरामीटर्स। अभी हम लोग उसके नीचे आते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन के अंदर क्या बोला है? इंट ए कोमा बी कोमा सी। 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने। ए को वैल्यू दिया, देखो
दो, बी को वैल्यू दिया 5, अब लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी के अंदर वैल्यू कितना है अभी बोलो, अरे बोलो। अब यहां पे तुरंत देखो मैंने उसके बाद क्या लिखा है, प्रिंटफ रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट डी सी, सी के अंदर वैल्यू कितना है 7, 7 ये परसेंट डी के बदले में प्रिंट होगा, यस और नो। तो यहाँ पे रिजल्ट मतलब आउटपुट कैसा आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 7, इजी क्या, समझा क्या। अब जब ये यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा ना, तो क्या क्या एग्जीक्यूट होगा पता है क्या, ये मैसेज, मतलब ये आउटपुट एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने डिस्प्ले को 2 बार कॉल किया तो क्या होगा, 2 बार लिख के आएगा क्या, रिजल्ट इज इक्वल टू 7, समझ में आ रहा है क्या। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। यहां पे हमने कोई भी तरीके का आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया और कोई भी तरीके का रिटर्न टाइप नहीं दिया। इज दिस क्लियर एवरीवन, समझ में आता है। पहला टाइप जो मैंने बताया वो क्लियर है क्या, आगे बढ़ने से पहले ये समझा आप लोगों को। नाउ आई एम गोइंग टू दी सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप अगर आपको मतलब ये समझ में आया है तो आधा हो गया सेकेंड टाइप समझ जाने का, क्लियर है क्या, ठीक है। देखो सेकेंड टाइप क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ो। फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट, अच्छा नो आर्ग्यूमेंट तो इधर भी था ना रे, नो आर्ग्यूमेंट मतलब क्या किया यहाँ पे, वॉइड, यस और नो। नो आर्ग्यूमेंट मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पे अगर आपने वॉइड नहीं भी लिखा तो भी चलेगा ना, क्लियर है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखेंगे तो अच्छा है, ओके। हम लोग सेकेंड टाइप पे जा रहे हैं, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे नो रिटर्न वैल्यू नहीं है, क्या बोलता है, एंड अ रिटर्न वैल्यू, मतलब ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा यहाँ पे फंक्शन विथ क्या था, नो आर्ग्यूमेंट था, तो हम लोग ने ब्रैकेट में क्या लिखा, वॉइड लिखा, बराबर, तो इधर भी वॉइड ही आने वाला है। बट यहाँ पे फंक्शन विथ क्या था, नो रिटर्न वैल्यू, इसलिए हम लोग ने वॉइड लिखा था। बट यहाँ पे क्या बोलता है, रिटर्न वैल्यू है, तो मैंने बोला फंक्शन के सामने दो ही चीज लिखा जा सकता है, या तो वॉइड या तो फिर इंट फ्लोट कैर डबल, जो भी डेटा टाइप से सारे, समझा ना। मतलब अभी वो जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो अभी आने वाला है, क्या आने वाला है, या तो इंट या तो फ्लोट या तो डबल या तो कैर, इनमें से कुछ ना कुछ हमको अभी लिखना पड़ेगा सामने। अब वो लिखेंगे कैसा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन लिखा। अब यहाँ पे देखो एक आर नाम का वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, ये क्यों बनाया एंड में बताऊंगा। अब इसका कॉल करने का तरीका भी अलग है, देखो यहाँ पे बोलते हैं आर इज इक्वल टू डिस्प्ले, ये अलग तरीके से कॉल क्यों किया है ये भी एंड में बताऊंगा। बट फिलहाल इतना समझता है कि यहाँ पे फंक्शन का क्या हुआ है, कॉल हुआ है, क्या हुआ है बोलो, तो फंक्शन का कॉल हुआ है तो नीचे आएगा। अच्छा इसमें एक मिनट, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं कट कर देता हूं। ये वॉइड के जगह पे ये वॉइड आएगा क्या पे, यहाँ पे आएगा इंट, ओके ना। तो यहाँ पे आएगा इंट डिस्प्ले वॉइड। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और रिटर्न सी। यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न सी। देखो अभी ध्यान से समझिएगा, मैं ये मार्कर है, अगर मैं दीवाल को बोलूंगा ये मार्कर ले और छोड़ दूंगा तो दीवाल पकड़ लेगा क्या, बराबर। बट अगर मैंने इसको बोला ये ले मार्कर, तो सामने इंसान है तो उसको बोला मार्कर ले तो सामने से मार्कर लेगा, बराबर कि नहीं। मतलब अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है, सामने कोई तो चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्या बोला समझ में आया क्या। अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूं तो सामने कोई तो चाहिए ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वैसा ही यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है, क्या रिटर्न करने वाला है, क्या बोलता है समझ में आ रहा है क्या। ये फंक्शन क्या करने वाला है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, रिटर्न सी, मतलब जो एडिशन है ना जिसके अंदर स्टोर हुआ है सी के अंदर, उसको ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है। जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये जो फंक्शन कॉल होगा तो वो 7 वैल्यू रिटर्न करने वाला है। बट सामने कोई तो चाहिए ना वो वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए, क्या बोला समझा क्या बोला समझा क्या। जैसे मैंने बोला ये पेन में अगर किसी को देता हूं तो सामने कोई तो चाहिए ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए, वैसा ये जो फंक्शन है ये वैल्यू सी का वैल्यू 7 जब रिटर्न करेगा तब कोई तो चाहिए ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, आर। और इसलिए मैंने क्या लिखा, आर इज इक्वल टू डिस्प्ले, मतलब ये जो डिस्प्ले है ना ये क्या देने वाला है, 7। तो ये 7 ये जो वैल्यू किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर, और फिर मेन के अंदर मैंने क्या प्रिंट किया, रिजल्ट इज इक्वल टू 7। क्या बोला समझा क्या,
मतलब ये आर का वैल्यू कितना भी 7 और 7 ये परसेंट डी के वैल्यू में प्रिंट होगा। मतलब डिस्प्ले फंक्शन जो ये 7 वैल्यू रिटर्न करने वाला है वो अभी कौन एक्सेप्ट कर रहा है? आर। और फिर हम प्रिंट किसको कर रहे हैं? आर को। क्या बोला, समझा क्या? अच्छा यहां पे सर हमने डायरेक्टली सी को क्यों नहीं प्रिंट किया? सी इज अ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब उसका स्कोप इधर से चालू होता है और इधर खत्म हो जाता है। ये स्कोप के बाहर सी का कुछ पहचान है क्या? इसलिए तो सी को नहीं प्रिंट किया ना डायरेक्ट, नहीं तो डायरेक्ट सी को प्रिंट नहीं करते थे क्या? समझ में आ रहा है क्या? लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल पढ़ाया ना मैंने? सच्ची में तुमको ही पढ़ाया था क्या? लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब जिसका स्कोप लोकल होता है, जिसको एक बाउंड्री के बाहर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सी को मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन क्लोज के बाहर यूज नहीं कर सकता, इसलिए तो यहाँ पे सी को प्रिंट नहीं किया मैंने, तो डायरेक्ट सी को प्रिंट कर देते थे। ये वाला एग्जाम्पल है किसका? फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे हम लोग ने आर्ग्यूमेंट्स क्या रखा? कुछ भी रखा क्या? नहीं। बट यहाँ पे रिटर्न टाइप हम लोग ने रखा, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ा? इंट। अब जब इंट लिखा तो हमको क्या लिखना पड़ा? रिटर्न सी। क्लियर है क्या? याद है क्या? इंट मेन के लिए भी हम लोग क्या लिखते थे? रिटर्न 0। वॉइड मेन के लिए गेट सीएस लिखते थे। वॉइड मेन के लिए कभी भी हम लोग रिटर्न 0 लिखते थे क्या? क्योंकि वॉइड मेन क्या है, वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर सकता। अब जब मैंने इंट लिखा मतलब हमारा मेन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? एक इंटीजर वैल्यू, इसलिए हम लोग रिटर्न 0 लिखते थे। मैंने आपको बताया रिटर्न 0 की जगह पे रिटर्न 1, रिटर्न -1 भी आप लिख सकते हो। समझ में आता है क्या? जब भी आपका फंक्शन के आगे आपने इंटीजर लिखा मतलब वो कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा? रिटर्न सी। क्लियर है क्या सबको? कुछ डाउट है इसमें? एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्लियर है क्या? ओके। अभी आर्ग्यूमेंट है या? ये पहला प्रोग्राम है जिसमें आर्ग्यूमेंट आ रहा है। पहले दोनों में आर्ग्यूमेंट था क्या? हाँ। और पहला प्रोग्राम है क्या, फर्स्ट वाला, उसमें नो रिटर्न वैल्यू था। नो रिटर्न वैल्यू मतलब फिर फंक्शन के आगे क्या लिखना पड़ेगा? बोलो बोलो। समझ रहा है ना? अब आर्ग्यूमेंट आएगा। आर्ग्यूमेंट कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला इंट मेन डिस्प्ले 2,5। अब आप बोलेगे सर ये ऐसा क्यों किया आपने? ये ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। देखो ये डिस्प्ले जो है ना, इसके अंदर मेरे को दो वैल्यू देना पड़ रहा है। क्यों दोनों वैल्यू देना पड़ रहा है? क्योंकि इसका डेफिनेशन देखो क्या बोला, वॉइड। अच्छा यहाँ पे वॉइड आएगा बराबर ना, बी स्मॉल आएगा। वॉइड क्यों आएगा यहाँ पे? डिस्प्ले बोला यहाँ पे अभी देखो इसका पैरामीटर, पहला पैरामीटर क्या बोलता है? इंट ए। फिर क्या बोला? कॉमा इंट बी। मतलब दिस फंक्शन इज आस्किंग फॉर टू पैरामीटर्स। इसके डेफिनेशन में हम लोग ने क्या बोला कि ये फंक्शन दो पैरामीटर्स मांगेगा, मतलब दो आर्ग्यूमेंट्स मांगेगा। इसका मतलब है ये फंक्शन को जब भी मैं इनके अंदर कॉल करूंगा तो मेरे को दो वैल्यू देना पड़ेगा। ये फंक्शन को जब भी मैं मेन के अंदर कॉल करूंगा तो कितना वैल्यू देना पड़ेगा? दो वैल्यू देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे पहला वैल्यू मैंने 2 दिया और दूसरा वैल्यू क्या दिया? 5। इसका मतलब ये जो 2 है ना वो किसको मिलेगा? ए को। और ये जो 5 है ना ये किसको मिलेगा? बी को। समझा क्या? इसको बोलते हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं इसको? तो आर्ग्यूमेंट बोला मतलब फंक्शन का जब कॉल होगा, अगर आपका फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है तो आपको दो आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा कॉल करते वक्त। क्या बोलता है? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? अब आगे देखो यहाँ पे इंट सी लिखा। अच्छा यहाँ पे देखो 2 मिल गया ए को, 5 मिल गया बी को, और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। मतलब सी का वैल्यू कितना हुआ? अब यहाँ पे ये क्या लिखा है? वॉइड लिखा है। ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर सकता है क्या? जब फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता है तो वही फंक्शन के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा। पहला फंक्शन याद करो, प्रिंटिंग फंक्शन के अंदर हुआ था। दूसरा फंक्शन क्या कर रहा था? रिटर्न कर रहा था। इसलिए प्रिंटिंग कहां पे हुआ था? मेन में हुआ था। अब यहाँ पे वॉइड है मतलब ये फंक्शन रिटर्न कर सकता है क्या? प्रिंटिंग उसी फंक्शन में होगा। हम लोग ने लिखा प्रिंट एफ रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट डी। सी का वैल्यू 7 है जो ये परसेंट डी के बदले में प्रिंट हो जाएगा। बोलो समझ में आता है? इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। बोलो समझ में आता है? इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस इज द थर्ड टाइप। चौथा टाइप, चौथा टाइप रहेगा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी होगा, रिटर्न वैल्यू भी होगा, मतलब सब कुछ होगा। क्लियर है क्या? रेडी? ध्यान दो। और चौथा टाइप ही मोस्टली हम लोग को यूज करना पड़ता है सारे प्रोग्राम्स में। इसके आगे जो भी प्रोग्राम्स आएंगे ना उसमें चौथा टाइप ही ज्यादा यूज होने वाला है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। ये एक्चुअली है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। रेडी सब लोग? रेडी एवरीवन? ध्यान दीजिएगा प्लीज। मेन से शुरुआत होगा। इंट आर मैंने बनाया। अच्छा आर क्यों बनाया? क्योंकि आर्ग्यूमेंट है।
याद है ना वो देने वाला, बराबर, तो उसके लिए बना के रखा है। अब यहाँ पे डिस्प्ले 2,5 कॉल हुआ है, क्या हुआ है, कॉल हुआ है। तो नीचे जाके देखेंगे क्या बोलता है यहाँ पे, इंट। इंट मतलब क्या, ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। उसके बाद में बोलता है ये फंक्शन कितना पैरामीटर लेगा, तो कॉल करते वक्त कितना वैल्यूज देना पड़ेगा, 2। इसके लिए यहाँ पे हम लोग कॉल कैसा किया, आर इज इक्वल टू डिस्प्ले 2,5, तो 2 ये वैल्यू है किसको जाएगा, और 5 किसको जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पे इंट सी बोला, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो रिटर्न सी, सी रिटर्न करेगा, सी का वैल्यू अभी कितना है, तो ये फंक्शन हमको 7 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मेन में कोई ना कोई होना चाहिए ना जो 7 को एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए हम लोग ने आर बनाया। और फंक्शन का कॉल कैसे हुआ, आर इज इक्वल टू डिस्प्ले 2,5, मतलब डिस्प्ले 2,5 विल रिटर्न अस 7, मतलब ये जो 7 ये वैल्यू है किसके अंदर जाने वाला है, आर में। और फिर यहाँ पे हमने आर को प्रिंट कर दिया। आ रहा क्या समझ में। इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। आ रहा है क्या समझ में। एंड मैक्सिमम टाइम मैं बोला रिकर्शन सिखाऊंगा आगे, यही टाइप इस्तेमाल होगा। कॉल बाय वैल्यू सिखाऊंगा, कॉल बाय रेफरेंस सिखाऊंगा, यही टाइप ज्यादा यूज होने वाला है। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और ये एग्जाम में, डिप्लोमा के बच्चों का आता है एग्जाम में, 4 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है विद एक्सप्लेनेशन, कोड और एक्सप्लेन करो ऐसा। आ रहा है क्या समझ में। आप लोग को 5 बीएससीआईटी के बच्चों को 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। इज दिस क्लियर एवरीवन। रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा दोस्त होगा जो सिर्फ खुद ही के बारे में बात करते रहता है। मतलब मतलब कोई इंसान ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ भी हो जाए कि सेल्फिश नहीं, सेल्फिश नहीं, खुद खुद मैं धरती किसने बनाया, मैंने। सूरज, सूरज किसको देख के ऊपर आता है, मेरे को। तो मैं बताना चाह रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद की लाल कर देते बस। मैं ऐसे देखा है आप लोगों ने लोगों को, मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए वो सिर्फ खुद ही को, खुद ही का तारीफ करेंगे। वो एक इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक रील आया, उसमें एक लड़की गरबा खेल रही थी, मतलब बहुत सारे लोग गरबा खेल रहे थे, उसमें से एक लड़की गरबा खेल रही थी। तो उधर नीचे लिखा था कि टैग योर बेस्ट फ्रेंड हु लुक्स गुड इन साड़ी। तो मैंने फिर कमेंट खोला, बोला अभी इसमें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कमेंट्स मिलेंगे। तो वहां पे मेरे को इतने सारे लड़के लोग दिखे जो बोल रहे कि टैग करो मेरे को, खुद ही बोल रहे खुद को टैग करो। तो ये जो लोग होते हैं ना, मतलब बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको खुद ही का पड़ा होता है बस, सेल्फ ऑब्सेस्ड। मैं ही अच्छा हूं, मैं ही अच्छी हूं, मैंने ही किया, ये धरती मैंने बनाया, सूरज को मैंने पैदा किया, चांद मेरे इशारों पे चलता है, सब इनके हिसाब से चलता है। ऐसे लोग, ऐसे लोग, ऐसे लोगों को देखा है आपने कभी। रिकर्सिव फंक्शन, चलो ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो खुद ही खुद को कॉल करता है। खुद, हाँ, खुद के नंबर में खुद ही, वो खुद ही खुद को कॉल करता है। देखो फंक्शन, देखो फंक्शन आपको याद है, हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं, वो फंक्शन को कॉल कहां पे करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर। हमेशा हर फंक्शन को मेन में कॉल किया जाता है। बट ये जो फंक्शन है रिकर्शन, ये खुद ही खुद को कॉल करता है, खुद ही के अंदर। ऐसा फंक्शन जो खुद ही खुद को कॉल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको। अब यहां पे देखो आप लोग, इसका सिंटैक्स किस तरीके से, देखो मेन से प्रोग्राम चालू हुआ, पहला लाइन खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा खत्म हुआ। अब रिकर्स नाम का एक फंक्शन बना है, दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो 4 टाइप सीखे ना, वो 4 टाइप में से कोई एक टाइप में हमको लिखना पड़ेगा ये फंक्शन को। अब ये फंक्शन जैसे इधर आएगा मैं, तो वो क्या करेगा, वो फंक्शन के अंदर जाएगा। यस और नो, मेन के अंदर जो फंक्शन लिखते हैं, दिस इज व्हाट फंक्शन कॉल, यस और नो। इसको क्या बोलते हैं, अरे बोलो। तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, तो वो फंक्शन के अंदर जाएगा, देखेगा इसके अंदर क्या लिखा है। पहला लाइन एग्जीक्यूट किया, दूसरे लाइन में क्या लिखा, उसने वापस से खुद को कॉल कर लिया। इसका मतलब क्या है, देखो अभी पहला लाइन, दूसरा लाइन,
तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये एरो ऊपर गया, ये फंक्शन के अंदर आ गया। पहला लाइन एग्जीक्यूट किया, दूसरा लाइन वापस खुद को कॉल किया, मतलब क्या है, वापस यहाँ पे आया। पहला लाइन एग्जीक्यूट किया, वापस खुद को कॉल किया, वापस से पहला लाइन एग्जीक्यूट किया, वापस खुद को कॉल किया, वापस से ऊपर चला गया। मतलब ये लूप में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तुमको पता है ऐसे जो लोग होते हैं ना, मतलब सिर्फ खुद ही के बारे में बड़ी बड़ी तारीफ करेंगे, हमारे गांव में ऐसा है, हमारे गांव में वैसा है, जैसे गांव इनका ही है, हमारा गांव ही नहीं है। हमारे गांव में नदी है, जैसे हमारे गांव में नदी नहीं है। तो ऐसे लोग जो नहीं क्या खुद ही के बारे में बोलते बोलते जाते हैं, वो कभी रुकते नहीं है, वो डेंजर रहते हैं। ये फंक्शन भी ऐसा ही है। ये देखो, ये देखो, इसको कॉल किया, वापस ऊपर जाता है, एग्जीक्यूट किया, पहला लाइन वापस से खुद को कॉल किया, ये गोल गोल लूप में चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। ऐसा फंक्शन को हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। क्या कहते हैं बोलो? बोलो, समझ में आता है क्या? तो ये फंक्शन है जो खुद ही खुद को कॉल करता है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जो खुद ही खुद की तारीफ कर रहा है, उसको पकड़ के हिलाना पड़ता है, रुक, नहीं तो वो क्या करेगा? बोलते जाएगा बोलते जाएगा बोलते जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? तो वैसा ये फंक्शन है ना, इसको भी पकड़ के ऐसा हिलाना पड़ेगा, बोले रुक। मतलब ये फंक्शन लूप में घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा, इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो क्या होएगा? घूमते जाएगा, ये प्रोग्राम का कभी आउटपुट ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? तो रिकर्सिव फंक्शन को हम लोग को स्टॉप पॉइंट भी लगाना पड़ता है। वो कैसे लगाना है मैं बताऊंगा, बट रिकर्सिव फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्या करता है, खुद ही खुद को कॉल करता है। समझ में आता है क्या? इज दिस क्लियर एवरीवन? रिकर्सिव फंक्शन का ये देखो, यहाँ पे मेन के अंदर फंक्शन कॉल होता है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और वही सेम फंक्शन को खुद ही के अंदर कॉल कर लिया। ये सिंटैक्स हुआ उसका, ये उसका एग्जाम्पल हुआ। आपको जब आएगा ना लिखने के लिए, तो सिंटैक्स भी लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, प्रोग्राम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं आप लोगों को, ये हम लोग देखते हैं। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? कोड दिख रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। अरे भाई, ये एरो गायब हो गया है इधर से। किधर है? यहाँ पे आया है। चलो प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम हमारा यहाँ से चालू होता है। हमारा प्रोग्राम ये यहाँ से चालू होता है, मेन से। ध्यान दीजिएगा, मेन के अंदर हम लोग ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम। नम को वैल्यू सेट किया है यहाँ पे 5। अब फंक्शन को कॉल करने का तरीका देखिए, यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर लिखा सम इज इक्वल टू परसेंट डी। परसेंट डी को वैल्यू कहां से मिलेगा? ये एड नम फंक्शन है ना, ये एक वैल्यू देगा। जो भी ये वैल्यू देगा, वो वैल्यू यहाँ पे परसेंट डी के बदले में प्रिंट होगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एड नम क्या है, तो ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन इज एक्सेप्टिंग वन पैरामीटर, जो कि क्या है, नम। तो नम के अंदर मैंने ऑलरेडी वैल्यू कितना डाला है, 5। तो जब ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, मैं 5 वैल्यू के साथ में कॉल कर रहा हूं। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आएगा, तो देखो इंट एड नम इंट एन। तो जो भी नम का वैल्यू है 5, वो किसको मिलेगा? एन को मिलेगा। अब यहाँ पे आएंगे, क्या कंडीशन बोलता है? एन इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन? 5। 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स? बोलो, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अंदर आएगा, देखो अंदर आएगा, क्या बोलता है ये स्टेटमेंट को समझिए, क्या बोलता है? रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो? एन प्लस
रिटर्न करो n प्लस एड नम n माइनस वन। ध्यान से समझिएगा, ये पूरा रिकर्शन का खेल है ना, ये इसके ऊपर ही है, ये समझने में ही है, इसको एकदम ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्या लिखा है यहाँ पे, मैं रिटर्न के लिए r लिखता हूं, रिटर्न n प्लस एड नम n माइनस वन। इसको, ये इक्वेशन है, ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो n का वैल्यू अभी कितना है बोलो, अरे बोलो, लिखा ना ऊपर, चेक करके आया ना यहाँ पे, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, n का वैल्यू 5 प्लस खुद को कॉल कर लिया उसने, क्या कर लिया, खुद को कॉल कर लिया, खुद को कॉल कर लिया तो वापस से आ जाएगा एड नम। एड नम में क्या बोलता है, n माइनस वन, मतलब अभी n का वैल्यू कितना हो गया, 5 था, 4 हुआ ना, n माइनस वन किया ना हमने, समझ में आ रहा है क्या। ये फंक्शन ने देखो सबसे पहली बार कॉल किया तो क्या मिला, 5 प्लस एड नम n माइनस वन, बट n का वैल्यू कितना है, बोलो कितना है, तो 5 माइनस वन कितना हुआ, तो ये एड नम फंक्शन वापस से कॉल हुआ, बट अभी पैरामीटर 5 नहीं है, अभी कितना है 4, तो क्या लिखा यहाँ पे प्लस 4, प्लस वापस से एड नम को कॉल किया, अब n का वैल्यू कितना है 4 है, माइनस वन, मतलब कितना हो गया, तो यहां पे लिखेंगे प्लस 3, वापस से एड नम कॉल होगा n माइनस वन, n का वैल्यू कितना है 3, माइनस वन कितना हुआ, तो यहां पे क्या लिखेंगे प्लस 2, वापस से एड नम कॉल हुआ n माइनस वन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n 2, माइनस वन कितना हुआ, प्लस क्या लिखेंगे 1, वापस से एड नम कॉल हुआ, समझ में आ रहा है क्या। बट अभी यहाँ पे कंडीशन देखो ना, हर टाइम इसको वापस एक बार मैं रन कर रहा हूं, सॉरी रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। n का वैल्यू शुरुआत करते, n का वैल्यू कितना है 5 नॉट इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला क्या था, r प्लस एड नम n माइनस वन, ये था। 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू अंदर आएगा, अंदर आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो, अंदर जब आएगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, r प्लस n, ओके, प्लस, माय बैड, रिटर्न n प्लस एड नम माइनस वन, बराबर। अब बताइए मेरे को n का वैल्यू कितना है 5, बराबर। अब ध्यान से समझिएगा, 5 है ना, ये क्या बोलता है, एड n माइनस वन, n का वैल्यू अभी 5 है, माइनस वन क्या तो 4, तो कंडीशन क्या चेक करेगा, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, तो नीचे ये प्लस 4 करेगा ना, बराबर। अब वापस से खुद को कॉल कर लिया एड नम, बस अभी n माइनस वन कर दिया, n का करंट वैल्यू कितना है, माइनस वन कितना हुआ, तो चेक करेगा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा प्लस 3। अब वापस से एड नम को कॉल किया, n माइनस वन दिया, n का करंट वैल्यू कितना है, माइनस वन कितना हुआ, तो यहाँ पे चेक करेगा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, तो प्लस 2 करेगा, बराबर कि नहीं। अब यहाँ पे वापस से एड नम को कॉल किया, n माइनस वन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n राइट नाउ 2, माइनस वन कितना हुआ, तो यहाँ पे प्लस 1 करेंगे, मतलब चेक करेगा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आके करेगा। अब यहाँ पे वापस से एड नम को कॉल किया, n माइनस वन, व्हाट इज करंट वैल्यू ऑफ n, 1 माइनस सॉरी 1 माइनस वन कितना हुआ, तो अभी चेक करेगा, अभी क्या चेक करेगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरे को क्या रिटर्न करने वाला है, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना होता है आंसर बताओ। तो जब ये तो जब ये फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो ये मेरे को क्या रिटर्न करता है 15, तो यहां पे ये क्या रिटर्न कर रहा है 15, तो बेसिकली 15 जो है वो प्रिंट होगा ये परसेंट डी के बदले में। यहां पे हम लोग ने किसका उपयोग किया, रिकर्शन का। मैंने बोला ना रिकर्शन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको जो खुद को कॉल करता है, बट ये फंक्शन को स्टॉप पॉइंट लगाना पड़ेगा, यस और नो। स्टॉप पॉइंट नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा, ये गोल गोल चलते रहेगा। अब ये n माइनस वन क्या मतलब मैंने क्या किया पता है क्या, स्टॉप पॉइंट लगाया। अगर मैंने ये n माइनस वन के जगह पे सिर्फ n रखा होता तो क्या करता, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस चलते जाता, आपका पूरा प्रोग्राम
जिसमें आप रन कर रहे हो वो हैंग होता था, उसके बाद में कंप्यूटर हैंग होना चालू हो जाता, क्योंकि प्रोसेसिंग चल रहा है ना पीछे। जैसे कि अनलिमिटेड फॉर लूप होता है ना, जो अनलिमिटेड टाइम चलता है, इनडिफाइनाइट फॉर लूप बोलते हैं ना जिसको, जो इनडिफाइनाइट टाइम चलते जाता है, ऐसा फॉर लूप। तो यहाँ पे n के जगह पे मैंने क्या कर दिया, n-1, मतलब हर बार उसने एक एक को घटा 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 के वैल्यू को 0 तक लेके गया, और जो भी वैल्यू थे 5 + 4 + 3 + 2 + 1, उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। बोलो समझ में आता है क्या? क्लियर है क्या सबको? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, रिकर्शन। समझ में आता है क्या? फैक्टोरियल समझता है आपको? व्हाट इज फैक्टोरियल? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। सेम प्रोग्राम लिखने का, प्लस के जगह पे क्या लिख देने का, खत्म। क्या आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे परसेंट डी के बदले में प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? माइनस काय को डालने का, प्लस के जगह पे मल्टीप्लीकेशन डालने का। n प्लस लिखा है ना, तो उधर n इंटू करने का। n-1 तो बाकी सबसे n-1 तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि घटेगा तब तो वैल्यू 5 × 4 × 3 × 1 करेगा वो। हाँ, n प्लस के जगह पे n इंटू करने का। समझ में आ रहेगा? अब इमेजिन करो यूजर, अभी हमने यूजर को 5 दिया ना, यहाँ पे -1 दिया होता था, या हम लोगों ने क्या दिया होता था, 0 दिया होता था, एग्जाम्पल नम का वैल्यू। तो यहाँ पे चेक होके क्या आता था, -1 इज नॉट इक्वल टू 0। ट्रू फॉल्स? कैसे फॉल्स रे? -1 और 0 इक्वल है क्या? तो मैंने बोला इट नॉट इक्वल टू 0, ट्रू ना। तो पूरा उल्टा मल्टीप्लीकेशन होता था। समझ में आ रहा है क्या? -1, पूरा लफड़ा हो जाता था। अगर मैंने 0 दिया होता तो क्या होता था, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता था, फॉल्स। और फिर रिटर्न क्या करता था, n। n का वैल्यू क्या है, 0। तो फैक्टोरियल ऑफ 0 इज व्हाट, 0। माइनस, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता, पता है ना आपको? फैक्टोरियल ऑफ 0 इज व्हाट, 0। तो अगर मैंने नम के अंदर क्या किया होता था, 0 डाला होता था, तो यहाँ पे क्या होता था, चेक 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होता था, फॉल्स। फॉल्स होता तो रिटर्न क्या करता था, n का वैल्यू, व्हाट इज n का वैल्यू, 0। तो फैक्टोरियल ऑफ 0 इज व्हाट, 0, ऐसा प्रिंट होता था। समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल तो हमने डाला है यहाँ पे, यूजर से लेना है तो बहुत आसान है इसको। आसान है ना, यूजर से लेना है तो कैसा करेंगे हम लोग, यहाँ पे इंट नम डिक्लेयर किया हमने, बराबर। फिर यूजर को एक मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे, प्रिंट एफ एंटर द नंबर। फिर स्कैनएफ में क्या करेंगे, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा एम्परसेंड नम के अंदर स्टोर कर देंगे। समझ में आता है क्या? समझ में आता है क्या? इसमें हमको, यार इधर कैसे आ गए, मेरे को यूजर को प्रिंटएफ में मैसेज देना पड़ेगा। ये फालतू लोग देखो इधर, प्रिंटएफ स्कैनएफ लिखने नहीं आता बेशरम लोग। ये नम, पहला नम डिक्लेयर करने का, ये देना नहीं हमको, यूजर से लेना है। यूजर को मैसेज देने का, एंटर अ नंबर। अब जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसको स्कैनएफ के अंदर परसेंट डी। बस बस बस, चांदपाना मत करो, अभी बहुत आता है तुमको। तू खड़ा हो रे, दांत दिखा रहा है लास्ट बेंच। बता परसेंट डी काय को लिखा है इधर, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, बराबर ना। बैठो उधर, और यहाँ पे लिखेंगे एम्परसेंड एन। आप चाहते हो ना, एन नहीं सॉरी, क्या इधर नम है, तो नम के अंदर अभी जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो स्टोर होगा। तो डायरेक्टली जो यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया है वो ना हो करके वो कि अभी यूजर से हम लेंगे। तो आपको भी प्रोग्राम करना है रिकर्शन का, जिसके अंदर आप यूजर से वैल्यू लेके फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम आपके सामने, फटाफट काम चालू कर दीजिए। इसके बाद मेरे को कॉल बाय वैल्यू लेना है, तो फटाफट, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फटाफट प्रोग्राम को रन करो। हम लोग देखने वाले कॉल बाय वैल्यू, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉल बाय वैल्यू अगर आपको आएगा तो आपको समझेगा कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस समझने के लिए सिर्फ कॉल बाय वैल्यू नहीं, हमको पॉइंटर्स भी समझना पड़ेगा। तो आज आपका मैं कॉल बाय वैल्यू, पॉइंटर्स, कॉल बाय रेफरेंस लेने वाला हूँ। आप बीएससी आईटी कर रहे हो, या बीएससी सीएस कर रहे हो, या डिप्लोमा कर रहे हो, या
डिग्री कर रहे हो, इंजीनियरिंग डिग्री, या आप एमसीए कर रहे हो, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय रेफरेंस, पॉइंटर्स क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगला, अभी नाउ वी विल बी स्टार्टिंग, तो अगला 1.5 घंटे के लिए आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन. एंड जो भी मैं आपको काम दूं एकदम फटाफट फटाफट होना चाहिए, बिल्कुल बात नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, फटाफट फटाफट उसको निपटा देना है. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, चलो हम लोग देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहला ना, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू होता क्या है. ठीक है, आप ध्यान से समझिए. ये पढ़ पा रहे हैं आप? पढ़ पा रहे हैं अभी? सबसे पहले मैं आउटपुट से चालू करता हूं. अगर आप आउटपुट देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है प्लीज एंटर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. 2 नंबर एंटर करने बोल रहा है, और जो भी यूजर एंटर करेगा नंबर, ठीक है, यूजर ने पहला नंबर 2 डाला, दूसरा नंबर 3 डाला. फर्स्ट नंबर इज 2, सेकंड नंबर इज 3. तो यहाँ पे आउटपुट क्या बोला, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन मेन. नाउ वी हैव टू स्वैप. स्वैप मतलब समझता है क्या? क्या इधर का उधर करते ना आप लोग, उसमें माहिर है आप लोग. क्या बोल रहे हैं? अक्षय कुमार? ठीक है, कौन? सादा, सादा पोर का है. अभी ये एग्जांपल लीजिए, ये 2 बॉटल है मेरे हाथ में, इसको अगर रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे? बरा, हमको देखो 2 ही हाथ है ना, एक हाथ मतलब पकड़ सकते क्या हम लोग? पकड़ सकते वैसे, बट नहीं पकड़ना है मेरे को. ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में नहीं है ये. तो एक टाइम पे एक बॉटल हाथ में रखना है और चेंज करना है, तो मेरे को इसको किसी टेम्पररी लोकेशन पे रखना पड़ेगा. तो टेम्पररी लोकेशन पे रखा, और फिर इसको मैंने यहाँ पे ये हाथ में लिया, एंड फिर इसको टेम्पररी लोकेशन से वापस लेकर के मैंने ये, तो ये हो गया स्वैप. क्या हो गया ये? तो यही स्वैपिंग हमको करना है, 2 बार स्वैप करना है. कितने बार करना है? इसका है बॉटल, फिर इतना वजन लग रहा है मेरे को इसका. 2 बार स्वैपिंग करना है. वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन मेन. स्वैप करने से पहले क्या वैल्यूज है? ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3. बोलो समझता है? अब उसके बाद में अभी अभी कॉन्सेप्ट बता रहा, अभी रुक जाओ, बाद में साइन करो. ठीक है, अब क्या बोलता है, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन स्वैप. देखो 2 जगह पे मैं स्वैप कर रहा हूं, एक मेन फंक्शन में और एक स्वैप फंक्शन में. मेन फंक्शन के अंदर जब मैं स्वैप कर रहा हूं, उसके पहला वैल्यूज क्या है? 2 और 3. स्वैप फंक्शन में स्वैपिंग करने से पहला वैल्यूज क्या है? 2 और 3. एम और एन है यहाँ पे, ए और बी है, बट 2 और 3, 2 और 3 है, इतना है. अब जब स्वैपिंग हो जाएगा, स्वैपिंग एक बार होगा, कितने बार होगा? एक बार स्वैपिंग होता है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इन मेन. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है यार, सॉरी. वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इन स्वैप. दो दो फंक्शन में स्वैपिंग करना है ना, एक मेन और एक स्वैप, एक मेन और एक स्वैप. तो यहाँ पे स्वैप फंक्शन में एम का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया? अच्छा, एम का वैल्यू कितना था और एन का वैल्यू कितना था? स्वैपिंग हुआ, स्वैप फंक्शन में स्वैपिंग हो गया. बट वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इन मेन, ए का वैल्यू कितना है? बोलो बी का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू पहले कितना था, बी का वैल्यू पहले कितना था? स्वैपिंग हुआ क्या? इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू. क्या बोलते हैं उसको? मतलब क्या सर, आधा स्वैपिंग हुआ तो कॉल बाय वैल्यू बोलते क्या? नहीं, अभी समझेंगे हम लोग ये क्या है. आउटपुट समझ में आया आपको? आउटपुट समझ में आया? प्रोग्राम देखिए ध्यान से. ठीक है, यहाँ पे हमने बोला इंट ए कॉमा बी. दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है. मैसेज दे रहा हूं प्लीज एंटर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, जो यहाँ पे आया था. ये मैसेज डालने के बाद में 2 पॉजिटिव नंबर्स यूजर एंटर करने वाला है. हमारे एग्जांपल में यूजर ने पहला नंबर डाला 2, दूसरा नंबर डाला 3. तो 2 नंबर को एक्सेप्ट करना है, तो 2 स्कैनएफ लगेगा, बराबर, या एक स्कैनएफ में 2 इनपुट लगेगा. तो हमने लिखा स्कैनएफ %d एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी. मतलब जो भी वैल्यू पहला यूजर डालेगा, वो ये %d क्या करेगा, ए के लोकेशन में स्टोर कर देगा, ए के एड्रेस में स्टोर कर देगा, और जो भी वैल्यू दूसरा डालेगा वो बी के एड्रेस में स्टोर कर देगा. इज दिस क्लियर इधर तक?
समझ में आता है? ये पक्का समझ रहे हैं सबको? ठीक है, ध्यान से समझेगा, अभी ध्यान से समझेगा। ठीक है, अब मैसेज दिया वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन मेन, मेन के अंदर स्वैप करने से पहले वैल्यूज क्या है, तो प्रिंटफ में मैंने ए का वैल्यू प्रिंट किया और बी का वैल्यू प्रिंट किया। जो भी ए का वैल्यू है ये परसेंट डी के बदले में प्रिंट होगा, जो भी बी का वैल्यू है वो ये परसेंट डी के बदले में प्रिंट होगा। अब बोलेंगे सर ये स्लैश टी वगैरह क्या लिखा है, स्लैश टी स्लैश एन, स्लैश टी मतलब टैप स्पेस देगा, ये दिखता है कि दोनों के बीच में स्पेस है, ये इतना स्पेस आता नहीं है, वो स्लैश टी की वजह से बड़ा स्पेस आया हुआ है। तो अभी ए का वैल्यू कितना प्रिंट हुआ बोलो, और बी का वैल्यू कितना प्रिंट हुआ, समझ में आया क्या? पक्का। अभी इसके बाद देखो, उसके बाद ये हमने किया है फंक्शन कॉल, ये हमने क्या किया है। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो इधर कॉमा ए मतलब ब्रैकेट ए कॉमा बी बोला है, मतलब ये दिस इज फंक्शन विथ पैरामीटर, दिस फंक्शन विथ व्हाट। अब ये फंक्शन को जब मैं कॉल करेगा तो वो नीचे आएगा और चेक करेगा ऐसा कोई फंक्शन है क्या, है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर सकता है क्या, वॉइड है मतलब नल है, मतलब ब्लैंक है, मतलब ये रिटर्न नहीं कर सकता। बट दिस फंक्शन इज एक्सेप्टिंग टू पैरामीटर्स, पहला है एम, दूसरा है एन। जब भी मैं फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो पैरामीटर मांगता है, वो फंक्शन को कॉल करते वक्त जितना भी पैरामीटर है उतना वैल्यूज पास करना जरूरी होता है। ये फंक्शन दो पैरामीटर मांग रहा है एम और एन, तो इसके लिए यहां पे मैंने स्वैप में पास कर दिया ए और बी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, 3। तो ये जो ए है ये किसको मिला, एम को, और ये जो बी है ये किसको मिला, एन को। मतलब एम का वैल्यू कितना हुआ 2, एन का वैल्यू कितना हुआ 3। सिंपल है क्या? अब जैसे ही फंक्शन के अंदर घुसा, यहाँ पे देखो एक टेम्प मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, टेम्पररी जगह चाहिए ना हमको स्वैपिंग करते हो, फिलहाल उतना मैंने किया। प्रिंटफ में मैसेज दिया वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन स्वैप, स्वैप करने से पहला स्वैप फंक्शन के अंदर वैल्यूज क्या है वो मैंने प्रिंट कर दिया। एम का वैल्यू प्रिंट किया, एन का वैल्यू प्रिंट किया, जो भी। अच्छा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम नाउ बोलो। तो ये जो 2 है ये मैंने ये परसेंट डी के बदले में प्रिंट किया, और ये जो एन का 3 है ये यहाँ पे परसेंट डी के बदले में प्रिंट हुआ। बोलो समझ में आता है क्या? ये यहाँ पे देखो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन स्वैप, एम इक्वल टू 2, एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू कितना है 2, सॉरी 2, और एन का वैल्यू कितना है 3। समझ में आया इतना? पक्का। अभी सारा गेम है, जो सीखना है आपको, जो समझना है आपको, ये तो मतलब जो था वैसे का वैसे प्रिंट किया। अभी यहाँ पे एम का वैल्यू मैं लिखता हूं, एम का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 3 है, तो जो भी एम का वैल्यू है वो किसको दे दिया, टेम को दिया था। बोलो टेम का वैल्यू कितना हुआ, बोलो बोलो। अब एम का वैल्यू कितना है 2 है ना बेटा, 3 कैसे होगा, 2 डाल दिया तो 3 हो जाता है क्या? एम का भी वैल्यू 2 है, अभी भी 2 है। पहला स्टेटमेंट में टेम का वैल्यू कितना हुआ, एम का भी वैल्यू कितना है 2 है, या आप बोल सकते हैं ब्लैंक है, 3 नहीं है। अब मैं बोलता हूं एन का जो भी वैल्यू है वो किसको दे दो, एम को दे दो। अब एम का वैल्यू कितना हुआ, एम का वैल्यू कितना है, एम का 2 ही है, एम का अभी 3 हुआ, एन का कितना है 3 है, अभी 3 है बराबर। अब जो भी टेम का वैल्यू है किसको दे देता हूं, एन को। टेम का वैल्यू कितना है, किसको दे दिया। अब एन का कितना हुआ, स्वैपिंग हुआ कि नहीं हुआ, आता समझ में, क्लियर है? स्वैपिंग इजी। अब स्वैपिंग होते ही यहां पे देखो मैं क्या करता हूं, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इन स्वैप, स्वैप फंक्शन में क्या स्वैपिंग हुआ क्या देखते। अगर मैंने यहां पे एम को प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होने वाला है, एम का करंट वैल्यू 3, बिकॉज हमने स्वैप किया ना अभी। और अगर मैं एन को प्रिंट करता हूं तो एन का वैल्यू कितना प्रिंट होने वाला है 2। मतलब क्या, ये स्वैपिंग करने के बाद में एम और एन का वैल्यू स्वैप हो गया। क्या बोला मैंने, स्वैप हो गया। मतलब जैसे ही ये फंक्शन को मैं कॉल करता हूं ये इतना सारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, एम और एन का वैल्यू स्वैप हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे आ जाओ, वो वापस ऊपर आ जाएगा, बोलेगा वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इन मेन। तो मेरे को बताओ हमने किसका वैल्यूज को स्वैप किया, एम और एन के वैल्यूज को। क्या हमने ए और बी को किया क्या? तो अभी अगर मैं ए को प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होगा 2, बी को प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होगा 3। समझ में आता है क्या? इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल बाय वैल्यू।
आप बोलेंगे सर कॉल बाय वैल्यू, ए इधर देख, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू मतलब क्या? ओके वेरी गुड। हम लोग ने देखो कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिए। जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूं तो मैं वैल्यूज की मदद से कॉल कर रहा हूं, तो उसको बोलते कॉल बाय वैल्यू। मैंने वैल्यू पास किया ना, ए और बी, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है। आप बोलोगे सर हम हमेशा तो वैल्यू पास करते हैं, तो हमेशा हमने कॉल बाय वैल्यू ही की है। क्या बोलता, समझ में आता है क्या? अब हम लोग को इसको इधर ही छोड़ना पड़ेगा, ये आधे में छोड़ रहा हूं मैं, फिर मैं पॉइंटर सिखाऊंगा, फिर मैं कॉल बाय रेफरेंस सिखाऊंगा, फिर सब एक साथ जोड़ देंगे। उसके लिए ये समझता है क्या पहले, ये जो पता है समझा क्या? आगे बढ़ू मैं? पक्का? हाँ। कौन सा? कौन बोल रहा है? हाँ, ये वाला, ये नहीं समझा क्या आपको? ये देखो, अच्छा m का वैल्यू कितना है अभी फिलहाल? 2 है, n का वैल्यू 3 है, बराबर। तो ये जो भी m का वैल्यू है मैंने किसको दे दिया? टेम को दे दिया। तो अभी टेम का वैल्यू फिलहाल कितना हो गया? 2। अब जो भी n का वैल्यू है मैं किसको दे रहा हूं? m को दे रहा हूं। n का वैल्यू 3 है ना, वो किसको दिया? m को दिया। तो m का करंट वैल्यू कितना हुआ? 3, बराबर। अब टेम का वैल्यू कितना है? 2। वो मैं किसको दे रहा हूं? n को दे रहा हूं। मतलब अभी n का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो बताओ, पहले m का वैल्यू 2 था, अब 3 हो गया, n का वैल्यू 3 था, 2 हो गया, तो हो गया ना स्वैपिंग? क्लियर है? स्वैपिंग समझा? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है। ये क्या है? किसका? सोम का घर है? समझता है क्या? ये घर किधर है? शाहपुर में किधर है? शाहपुर में? अरे किधर तो होगा ना शाहपुर में। अब मेरे को कोई पूछेगा कहाँ रहता, मैं बोलेगा कल्याण में। अरे कुछ एड्रेस होगा ना, आजू में, नाले के पीछे, नाले के आगे, नदी के बाजू में। अब बोलेगा सर आसमान के नीचे है, जमीन के ऊपर है, कुछ तो लोकेशन होगा ना। हाँ, पंडित ना का। कुछ रूम नंबर होगा ना। हाँ, 101। कुछ तो नाम होगा ना तेरे बिल्डिंग का या तेरे घर का। जोर से बोलना। हरिओम। अब मेरे को बताओ, आपको अगर सोम के घर पे जाने का है, तो आप जा पाएंगे क्या? कैसे जा पाएंगे बताओ? एड्रेस है ना आपके पास, समझता है क्या? तो हमारे मेमोरी का एड्रेस होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है? जैसे मैंने ये टेबल पता नहीं बहुत बार आपको सामने बना करके दिखाया हुआ है, आपको याद होगा। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम क्या है? ए। मेरे को लगता है तुम लोग अभी पढ़ा सकते हो किसी और को, कि इतने बार बता दिया है। रोन, क्लास बेस खोलना नहीं है ना तेरे को? चलो इधर देखो, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट ए। जैसे अपने पास ये किसका घर है? ये सोहम का घर है, बराबर।
वैसा हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है ए। अब ए को एक मेमोरी में जगह मिल गया, उसके बाद में ये ए को हमने वैल्यू असाइन कर दिया 5। बोलो समझ में आता है? तो अब बताओ ए का वैल्यू कितना? इज दिस क्लियर एवरीवन? समझता है पक्का? मैं पूछेगा कि सोम का एड्रेस क्या है तो क्या बोलेंगे? अरे ऐसा नहीं, 101 हरिओम सोसाइटी, पंडित नाका, शाहपुर। समझता है क्या? इजी है ना? मैं पूछेगा ए का एड्रेस क्या है तो क्या बोलेंगे? 1000। क्लियर है क्या? समझा ना? पक्का? ये तो हो गया एड्रेस के बारे में। अब हमको सीखना क्या है? पॉइंटर। पॉइंटर के लिए हमको एड्रेस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमने देखा। अब आपके आ, आपके लाइफ में कोई ना कोई एक दोस्त आपका होगा जो हमेशा कुछ भी हो जाए तुरंत बोलता है ये इसने किया, ये उसने किया। मतलब वो खुद कुछ नहीं करता है, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाता रहता है। ऐसा कोई दोस्त है क्या आपका? मतलब वो ये लोग क्या करते पता है क्या? ये क्या करते हैं, हमेशा किसी ना किसी को पॉइंट करते रहते हैं। ये देख उसका ऐसा बाल है, ये देख उसका वैसा जीन्स है, ये देख कैसा पागल है, ये देख उसने वो किया, ये देख उसने वो किया। ऐसा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वो लोग हमेशा जिंदगी भर पॉइंट ही करते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट। लेक्चर के बाद बताना मेरे को कौन कौन पॉइंटर है इधर। पहले पॉइंटर समझ लो, है? ध्यान से समझो। अभी पॉइंटर पॉइंटर समझ। अभी पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हो वो समझिएगा। मैंने लिखा इंट, और अगर पॉइंटर डिक्लेयर करना है ना आपको लिखना पड़ेगा स्टार। अभी जो मेरा सी प्लस प्लस का लेक्चर बैठे हैं उनको मैंने पॉइंटर पढ़ा दिया है, तो शाइनिंग मार के पहले बोलने का जरूरत है क्या? तुम्हारे आजू बाजू वाले बच्चे लोग को लगेगा माँ कसम इसको कैसे पता है इतना सब। डर जाएंगे वो लोग, नर्वस हो जाएंगे। सुन लो सुन लो। अब हमने यहाँ पे लिखा इन स्टार पी सेमीकोलन। तो ये जो मेरा पॉइंट, ये जो स्टार पी लिखा ना, ये क्या है? पॉइंटर है। क्या है ये? देखो, पॉइंटर का नाम कुछ भी हो सकता है ना। हर्ष भी हो सकता है, सलीम भी हो सकता है, साहिल भी हो सकता है, बराबर? कुछ भी हो सकता है, बराबर? तो यहाँ पे हमेशा पी लिखना चाहिए ऐसा जरूरी है क्या? समझा ना? जैसे वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, वैसा पॉइंटर का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं, बराबर? बस स्टार लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? अब ये जो पॉइंटर है ये इनकम्प्लीट है, ये अधूरा है। ये क्यों अधूरा है? क्योंकि हमने बताया नहीं ना इसको किसको पॉइंट करने का है। समझता है क्या? तो ये पॉइंटर को बताना पड़ेगा कि किसको पॉइंट करना है। तो ये जो पॉइंटर है ये पॉइंट करने के लिए कैसा लिखना है? देखो यहाँ पे P इज इक्वल टू एम्परसेंट ए। इसका मतलब ये, नाउ दिस इज कंप्लीट। मतलब मैंने एक पॉइंटर बनाया P नाम का, और ये पॉइंटर ए जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया उसको पॉइंट कर रहा है। जो ए मैंने डिक्लेयर किया ना उसको पॉइंट कर रहा है ये। दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन, सिंटैक्स ऑफ पॉइंटर। जब तक आप ये दो लाइन नहीं लिखते, पॉइंटर डिक्लेयर करना और किसको पॉइंट करने वाला है ये भी बताना पड़ेगा, तब तक पॉइंटर काम नहीं करने वाला। समझ में आता है क्या? इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। यहाँ पे हमने पी पॉइंटर बनाया और किसको पॉइंट कर रहा है? ए को। इज दिस क्लियर एवरीवन? आता है समझ में? पक्का? जल्दी करो, इधर ध्यान दो। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे पॉइंटर डिक्लेयर होगा वैसे पॉइंटर को जगह मिल जाएगा, बरोबर की नहीं? पक्का? अब ना पूरा अलर्ट, पूरा ध्यान से क्वेश्चन सुनिए और तुरंत मुंह मत खोलिए, सोच के मुंह खोलिए। हाँ ठीक है। अभी मैं पूछता हूं ए का एड्रेस क्या है तो क्या बोलेंगे आप?
1000। अब मैं पूछता हूं ए का वैल्यू कितना है, इधर लिखता हूं मैं। ए का वैल्यू है 5 और ए का एड्रेस है, इजी ना, समझा ना। अब बताइए जो हमारा पॉइंटर उसका नाम क्या है, बोलो बोलो। पी का एड्रेस क्या है? 1000। समझता है क्या? नखून चबाओ मत फालतू लोग, इधर ध्यान दो। 1001 आया समझ में? अब मेरे को बताओ पी का वैल्यू क्या है? जोर से बोलो। क्या? हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं, जो भी आपके कॉलेज में पढ़ा रहे वो दरवाजे के बाहर रख के आया करो। एक बार क्या होता है पता है क्या, एक एक फ्लूट सिखाने वाला टीचर होता है, ठीक है। तो वो तो ये फ्लूट सिखाने वाला टीचर ना, घर उसका एक छोटा सा घर होता है, उसके बाहर ना एक बोर्ड लिखता है कि अगर फ्लूट आता है तो 2000 फीस। फ्लूट नहीं नहीं, फ्लूट नहीं आता है तो 2000 फीस, और फ्लूट अगर आता है तो 10,000 फीस। तो वो उसके पेरेंट आते हैं, पूछते कि अरे हमारे बच्चे को तो फ्लूट आता है तो 10,000 फीस क्यों ले रहे, जिसको नहीं आता तो उससे 2,000 ले रहे। तो बोलता है आपके बच्चे को आता है तो उसको पहले जो आता है वो निकालना पड़ेगा और फिर डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या आता है कॉलेज में ना, इधर उधर से सुन के आते हैं ये चीज है वो चीज है, और फिर हम उसके हिसाब से अपना दिमाग लगाते हैं। तो आप जब भी लेक्चर में आओगे ना, तो क्या करने का ना, दिमाग खाली करके आने का। जो आपके कॉलेज में जो भी बताया है वो सब छोड़ के आने का। समझ में आएगा? अगर आप अब आंसर सामने, पता है क्या, मैंने जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर सामने, वो भी आप देख नहीं पा रहे। हाँ बोल बोल। हाँ पी का यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पी इज इक्वल टू एम्परसेंट ए। व्हाट इज एम्परसेंट ए? एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए कितना है? तो पी का वैल्यू कितना हुआ? सिंपल है ना। अलर्टनेस चाहिए, अलर्टनेस बढ़ाओ, अभी बता रहा अलर्टनेस बढ़ाओ, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ पी का वैल्यू अगर प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा, ये समझा क्या सबको? लिखा ना पी इज इक्वल टू एम्परसेंट ए। व्हाट इज एम्परसेंट ए? 1000। तो पी में कितना गया? 1000। इज दिस क्लियर एवरीवन? हमारे पॉइंटर का नाम क्या है? ये किसको पॉइंट कर रहा है? हमारा जो ये पी पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है ए को, ठीक है। इसका मतलब जब मैं स्टार पी प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? बोलो समझ में आता है क्या? क्या प्रिंट होगा? 5। 5 ये वैल्यू पी का है क्या? है क्या? किसका है? वो ए का वैल्यू को पॉइंट करके यूज कर रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? आता है समझ में? पक्का? क्लियर है क्या? पॉइंटर तब तक अधूरा है जब तक हम उसको एड्रेस नहीं देते, जब तक वो किसी को पॉइंट नहीं करता। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर्स। अब मैं आपको सिखा रहा हूं पॉइंटर टू पॉइंटर। देखो नॉर्मल पॉइंटर जो होता है वो किसी एक नॉर्मल वेरिएबल को पॉइंट करता है, जैसे स्टार पी इज पॉइंटिंग ए। बट नाउ व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर? ये एक ऐसा पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है, किसी और पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। आ रहा है क्या समझ में? जैसे हमारे पास में हर्ष है, हर्ष किसको पॉइंट कर रहा है? गुलशन को। हर्ष किसको पॉइंट कर रहा है? गुलशन कौन है? वेरिएबल है। तो गुलशन का वैल्यू कौन यूज कर रहा है? हर्ष, क्योंकि हर्ष कौन है? पॉइंटर है। अब मैं कैसे कह रहा हूं पॉइंटर टू पॉइंटर? हमारे पास में पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंटर जो पॉइंटर को पॉइंट करता है, और वो पॉइंटर एक नॉर्मल वेरिएबल को पॉइंट करता है। मतलब हमारे पास में साइनाथ है, साइनाथ एक पॉइंटर है, वो किसको पॉइंट कर रहा है? हर्ष को, जो कि खुद एक पॉइंटर है। और हर्ष किसको पॉइंट कर रहा है? गुलशन को। तो अब मेरे को और एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। वो पॉइंटर मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पॉइंटर टू पॉइंटर बना रहा हूं, पॉइंटर टू पॉइंटर कैसे लिखना पड़ेगा? स्टार स्टार, 2 बार स्टार लिखना पड़ेगा। और मेरे पॉइंटर का नाम लिखा मैंने पीपी। बोलो क्या लिखा मैंने? इज दिस क्लियर एवरीवन?
अब ये पीपी को मान के चलिए यहां पे एड्रेस मिल गया, यहां पे जगह मिल गया। तो अब बताइए सोच समझ के, आस्था बताएगी, आस्ते से नहीं जोर से, पीपी का एड्रेस क्या है? वन जीरो जीरो, तू बता क्या, तश्वी बता। 1003 है बराबर क्या? नहीं, ये बताएगा अपना कुलदीप बताएगा। कुलदीप फुल फॉर्म में चल रहा है तू? अरे अपना स्पिनर है इंडिया का। बता बता कुलदीप क्या है, पीपी का एड्रेस क्या है? 1003 बराबर ना? 1001 कैसा आएगा रे आस्ताना यार? इधर ये पीपी किधर है? 1003 पे लिखा है बराबर, तो इधर क्या प्रिंट होगा? बोलो समझ में आता है क्या? बट पॉइंटर तब तक अधूरा है जब तक पॉइंट नहीं करता। अब ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, तो ये किसी ना किसी पॉइंटर को पॉइंट करेगा। तो हमारे पास में एक पॉइंटर है पी, तो कैसा लिखेंगे? पीपी इज इक्वल टू एम्परसेंट पी। समझता है क्या? अब ये हमारा पॉइंटर कंप्लीट हो गया। बोलो समझ में आता है क्या? अब ये पीपी इज इक्वल टू एम्परसेंट पी बोला, तो मेरे को बताइए पीपी का वैल्यू कितना है? बोलो। पीपी के अंदर एड्रेस ऑफ पी है, एड्रेस ऑफ पी है 1001, तो यहां पे आएगा। अभी अगर मैंने ये स्टार स्टार पीपी को प्रिंट किया तो आंसर क्या आएगा? बिकॉज ये जो पॉइंटर है पीपी, वो किसको पॉइंट कर रहा है? पीपी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है पी पॉइंटर को, और पी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ए को, और ए का वैल्यू है 5। इसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। इज दिस क्लियर एवरीवन? अभी हम लोग सीखेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर। आता समझ में? तेरा नाम क्या है? हाँ, सुदीप। तो हमारे पास में एक पॉइंटर है जो डबल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। डबल पॉइंटर कौन है? साइनाथ। साइनाथ किसको पॉइंट कर रहा है? सिंगल पॉइंटर को। दूसरा नाम क्या है? हर्ष। और हर्ष किसको पॉइंट कर रहा है? गुलशन को, जिसके पास में वैल्यू है। मतलब अब मेरे को और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा इंट स्टार 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 पी पी पी। अब ये पॉइंटर तब तक अधूरा जब तक हम उसको एड्रेस नहीं देते। मैं यहां पे लिखूंगा पी 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 इज इक्वल टू पीपी। पी नहीं रे, यहां पे लिखेंगे स्टार 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 पी पी पी। दैट मीन्स ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? पीपी को। पीपी किसको पॉइंट कर रहा है? पी को। और पी किसको पॉइंट कर रहा है? ए को। इसका मतलब अब मेरे को बताइए, अगर मैंने पीपीपी को प्रिंट किया तो आंसर क्या आएगा? बोलो 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 जल्दी। 2 3। और 2 वाले कितने हाथ ऊपर करो? अरे करो ठीक से, ऐसा कर रहे हैं, ठीक से ऊपर करो। 3 वाले कितने ऊपर करो? अरे बाप रे। और जो बीच वाले हैं वो हाथ ऊपर करो, जो ना 2 में थे ना 3 में थे। लाइफ में कभी भी बीच में नहीं रहने का, बहुत डेंजरस है। आप एक नदी क्रॉस कर रहे हो समझो, और नदी ना बहुत जोर का पानी बह रहा है। आपने ऐसा एक पाव डाला और आपका पाव हिल गया, इतना फास्ट पानी है, और आपको नदी क्रॉस भी करना है। आपने कैसे वैसे हिम्मत किया, जो नहीं था आपके पास में, और बोला कि नहीं मैं क्रॉस करता हूं, और आप उतरे, हिलते डुलते बीच में आ गए, और भाव अभी और बढ़ गया। अभी आपने हार मान लिया, खत्म। उससे अच्छा तो उधर थे। समझ में आ रहा है क्या? बीच में कभी नहीं रहने का, या तो हाँ या तो ना। ना बीच में रहने का, ना किसी को बीच में रखने का। समझ में आया क्या? वो इंसान कभी मत बनना जो लोगों को बीच में रखता है। समझ में आ रहा है क्या? ना हम किसी को ऐसे नहीं क्या, जैसे कि आप आपके दोस्त बोल रहे चल बंक मारते हैं, तो अभी आपको जाना भी है, बट आपकी फटरी भी है, तो बोल रहे हाँ ये ना। अब बताता हूँ आपका दोस्त रुका है, बाद में आप या तो जाओगे या तो नहीं जाओगे। समझ में आ रहा है? ऐसा कभी नहीं करने का, ठीक है? तो अगर मैं पीपीपी को प्रिंट करूंगा,
अरे पीपी इधर देखो ना फालतू लोग, पीपीपी इज इक्वल टू क्या बोला, एम्परसेंट पी, एम्परसेंट पीपी, एम्परसेंट पीपी मतलब क्या है, रेफरेंस ऑफ पीपी, एड्रेस ऑफ पीपी, पीपी का एड्रेस क्या है, कौन टू बोल रहा था फालतू जैसे, कितने बच्चों ने हाथ ऊपर किया टू के लिए, हा? क्या है आंसर, थ्री किस किसने बोला था, हाथ ऊपर करो, देखो बेशर्मों कैसा झूठ बोलते हैं, तू टू बोला था, अरे अच्छा, अभी अभी मेरे को बताइए, अगर मैंने अगर मैंने एम्परसेंट पीपीपी को प्रिंट किया तो क्या आएगा, जोर से बोलो, 100। कुछ बच्चे इतने शाणे हैं, वो पहले सुनते हैं, फिर मैं वापस बोलता है वापस जोर से बोलो, तो फिर बोलते हैं अरे सीख लो ना उसे, अच्छा सीख लो। अभी मेरे को बताइए, अगर मैंने स्टार 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 पी 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 को प्रिंट किया तो क्या आंसर आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, जो आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, बता के रख दिया, किसी का मन हो गया तो क्या करेगा, हाँ, नहीं सिर्फ पॉइंटर, पहला वाला बस, दूसरा वाले बस पी, क्लियर है क्या सबको, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर्स, पॉइंटर्स, समझता है क्या, पक्का। अभी हम लोग बढ़ते हैं कॉल बाय रेफरेंस की तरफ, इसका फोटो वोटो खींचना खींच लो, अभी हम लोग देख रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस, प्लीज ध्यान दीजिए यहां पे, सॉरी इधर है क्या, यहाँ पे एंटर टू पॉजिटिव इंटीजर, पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है, अरे ध्यान दे रे, पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन मेन, ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, अभी जो भी ए का वैल्यू एम को गया, बी का वैल्यू एन को गया, तो बोलो एम का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है, इन स्वैप फंक्शन, स्वैपिंग के पहले मेन और स्वैप के अंदर क्या है वो मैंने डाल दिया वहां पे, ठीक है। इसके बाद में वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इन स्वैप, स्वैपिंग स्वैप फंक्शन में तो स्वैप हो रहा था कॉल बाय वैल्यू में, याद है ना आपको, तो अभी एम का वैल्यू 4 और एन का वैल्यू 3, इज इज क्लियर, बट यहां पे देखो वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इन मेन, ए का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना था, अभी कितना हुआ, ए का वैल्यू कितना था, अभी कितना हुआ, स्वैप हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आता है क्या, इज दिस क्लियर एवरीवन। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे, ये प्रोग्राम में मेन के अंदर स्वैपिंग कैसा होता है ये हम लोग देखेंगे, दिस इज ऑल अबाउट कॉल बाय रेफरेंस जो भी हम लोग देखने वाले। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए का वैल्यू कितना है, सॉरी इंट ए कॉमा बी, प्लीज एंटर टू पॉजिटिव इंटीजर, जो भी वैल्यू पहला रहेगा वो ए के अंदर जाएगा, दूसरा वैल्यू बी के अंदर जाएगा, बोलो समझ में आता है क्या, इज दिस क्लियर एवरीवन। अब यहाँ पे मैसेज दिया वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन मेन, जो भी वैल्यू ए का है वो कहां पे प्रिंट होगा, सॉरी जो यहाँ पे ए की जगह पे प्रिंट होगा, जो भी वैल्यू बी का है वो कहां पे प्रिंट होगा, तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 प्रिंट हो गया, बोलो समझ में आता है। अब यहाँ पे देखो स्वैप फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, बट ये फंक्शन का जो पैरामीटर्स है ना वो थोड़ा सा अलग है, क्या है, अलग है, हमने यहाँ पे ए और बी नहीं पास किया, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस पास किया, एड्रेस मतलब रेफरेंस, इसलिए इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, क्या बोला समझा, समझा नहीं समझा, समझा क्या, अब ध्यान से समझो आगे। अब ये परसेंट सॉरी एम्परसेंट ए का जो भी एड्रेस है वो किसको जाएगा, अरे ये देखो पॉइंटर है यहाँ पे, ये एम है क्या, नॉर्मल वेरिएबल है क्या, नो दिस इज अ पॉइंटर, पॉइंटर में अभी बताया ना, पॉइंटर तब तक अधूरा है जब तक उसको एड्रेस नहीं देते, तो यहाँ पे ये एम को मैंने किसका एड्रेस दिया, ए का, और ये जो एन है इसको मैंने किसका एड्रेस दिया, बी का, इसका मतलब जो एम है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, और ये जो एन है वो किसको पॉइंट कर रहा है, बी को, बोलो समझ में आता है क्या, ध्यान से समझिए अभी, नीचे आएंगे,
टेम्प डिक्लेयर किया है मैंने स्वैपिंग के लिए, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन स्वैप। तो अभी यहाँ पे m को प्रिंट करूंगा और n पॉइंटर, दोनों पॉइंटर को प्रिंट करूंगा। तो ये जो m पॉइंटर है उसके अंदर किसका वैल्यू है? अच्छा, ये जो m पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है? a को। तो वो a का वैल्यू प्रिंट करेगा। a का वैल्यू क्या है फिलहाल के लिए? 3, तो 3 प्रिंट हो गया, बराबर। अब ये जो n पॉइंटर हो किसको पॉइंट कर रहा है? b को। तो अब b का वैल्यू कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 प्रिंट करेगा। इतना समझ में आया? अब नीचे, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए। ये समझने से पहले ये समझिए, ये देखो अभी, नहीं ये मान के चलो, मान के चलिए कि ये ऋषिकेश है, एक बेंच पे बैठा है। ये ऋषिकेश ये बेंच पे बैठा है, और साइनाथ है जो इधर के बेंच पे बैठा है। अब कॉल बाय वैल्यू मतलब क्या है? ऋषिकेश को क्या बोला? तू उठ और साइड में जा। साइनाथ को बोला तू इधर आ जा, इधर आ जा, इधर बैठ जा। ऋषिकेश को टेम्परेरी लोकेशन से बोला इधर आके बैठ जा। समझ में आया क्या? समझा नहीं समझा? समझा क्या? देखो दो घर है ना हमारे पास, ये ऋषिकेश का घर है और ये साइनाथ का घर है। घर उधर ही है? ऋषिकेश को बोला कि तू थोड़ी देर के लिए इधर आ जा, ये हमारा टेम्परेरी लोकेशन है। साइनाथ को बोला इधर चले जा, ऋषिकेश को बोला इधर आ जा। समझा क्या? तो आज क्या हो गया? साइनाथ अपने घर जाने वाला है क्या? नहीं, ऋषिकेश के घर जाएगा। ऋषिकेश किधर जाने वाला है? साइनाथ के घर पे। बट इससे क्या होएगा? वो साइनाथ अभी ऋषिकेश के घर पे गया है, तो ऋषिकेश का घर उसका हो जाएगा क्या? साइनाथ का घर ऋषिकेश का हो जाएगा क्या? क्योंकि हमने ये टेम्पररी स्वैपिंग की है, वापस से वो अपने जगह पे आ जाएंगे। हमको क्या चाहिए? हमको अभी क्या चाहिए? हम इन दोनों को ना घर के साथ बदलना चाहते हैं। अभी मैंने क्या किया पता है क्या? ये जो ऋषिकेश का घर है ना, ये ऋषिकेश का घर है और ये साइनाथ का घर है। ये घर को ना डायरेक्ट जमीन से ऐसा उखाड़ा, समझता है क्या? डायरेक्ट घर के साथ में ऋषिकेश को उठा डाला और इधर रखा। समझा क्या? और साइनाथ के घर के साथ उखाड़ा और कहां पे डाला? ऋषिकेश के घर के जगह पे। समझ में आता है क्या? अब ऋषिकेश को यहां से उखाड़ के यहां पे डाल दिया। मतलब अभी क्या हुआ? अच्छा, ऋषिकेश अपने घर में है ना, साइनाथ भी अपने घर में है ना, बट उनका क्या बदला है? एड्रेस। एड्रेस बदला है। समझता नहीं समझता? समझता है क्या? वापस समझाओ, पक्का समझाना वापस। वापस और डीप में बताता हूँ, ध्यान से समझिए। साइनाथ कल्याण में रहता है, ऋषिकेश डोंबोली में रहता है। समझता है? तो आज ऋषिकेश जाता है साइनाथ के घर पे और साइनाथ जाता है ऋषिकेश के घर पे। बट इनका घर बदलता है क्या? वापस दूसरे दिन अपने अपने घर पे आ जाते हैं। हमको क्या करना है? इनके घर के साथ में इनको बदलना है। तो हमने क्या किया? इसको कल्याण से उखाड़ के कहां पे डाल दिया? डोंबोली में। डोंबोली से इसको उखाड़ के कहां पे डाल दिया? कल्याण में। घर के साथ ऋषिकेश साइनाथ बदल गए। समझ में आता है क्या? क्या उनका घर बदला क्या? बट क्या बदला? एड्रेस। एड्रेस मतलब रेफरेंस। समझ में आ रहा है क्या? हम ये तब कर सकते हैं जब पॉइंटर्स है हमारे साथ में। अभी ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो स्वैपिंग हो रहा है ना, वो कैसा हो रहा है? ये देखो स्टार एम। स्टार एम किसको पॉइंट कर रहा है? अरे बोलो बोलो। हाँ, स्टार एम पॉइंटर है, वो कौन किसको पॉइंट कर रहा है? ए को। ए को पॉइंट कर रहा है, यस और नो? अब ये ए को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो भी वैल्यू ए का है वो किसके अंदर डाला रे? ए का वैल्यू कितना है? 3 है क्या? अब जो भी ये स्टार एन का वैल्यू, स्टार एन का वैल्यू कितना है, वो किस में डाला? स्टार एम में डाल दिया। और जो भी टेम का वैल्यू, टेम का वैल्यू कितना है, वो किस में डाला?
बट तुमको पता है क्या पॉइंटर के उसमें खुद का वैल्यू होता है क्या? वो किसका वैल्यू यूज करता है? वो एड्रेस जिसको वो पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब अभी क्या हुआ पता है क्या? पहले क्या हुआ, वैल्यूज चेंज हो रहे थे, अभी हमने डायरेक्टली उनका एड्रेस ही चेंज कर दिया। समझ में आता है क्या? पहले यहाँ पे जो भी चेंज हम लोगों ने यहाँ पे किया था कॉल बाय वैल्यू में, वो यहाँ पे तो चेंज हुआ, बट मेन फंक्शन में रेप्लीकेट हुआ क्या? बट यहाँ पे वो रेप्लीकेट होगा। क्यों रेप्लीकेट होगा? क्योंकि हमने डायरेक्ट उनको रेफरेंस से बदला है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वैल्यू तो बदल ही रहा है, उसके साथ में उनका एड्रेस भी बदल रहा है। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल बाय रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉल बाय वैल्यू में वी आर चेंजिंग, वी आर स्वैपिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, बट इन कॉल बाय रेफरेंस वी आर स्वैपिंग रेफरेंसेस ऑफ द पॉइंटर्स। आ रहा है समझ में? इसके वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉल बाय रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? और जो पहले हमने सीखा उसको क्या बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आता है क्या? यहां पे देखो, इन दिस अभी कॉल बाय वैल्यू देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कॉल बाय वैल्यू। क्या बोलता है? इन दिस मेथड ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन वी पास द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स टू द फंक्शन एज पैरामीटर्स। पैरामीटर में क्या पास किया था? ए कॉमा बी। क्या पास किया था? ए के अंदर वैल्यू था 2, बी के अंदर वैल्यू था 3, दैट मींस वी आर पासिंग वैल्यू, तो इसलिए इसको कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, सच फंक्शन कॉल्स आर कॉल्ड एज पास बाय वैल्यू। हम एग्जाम में आएगा, एक्सप्लेन पास बाय वैल्यू विद प्रोग्राम एग्जांपल, बोलेंगे तो सिखाए नहीं। कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू दोनों का दोनों सेम है। कॉल बाय रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस दोनों का दोनों सेम है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या बोला? इन कॉल बाय वैल्यू द चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर does not change the actual parameters। हमने यहाँ पे स्वैप फंक्शन के अंदर जो स्वैपिंग किया ना, उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। क्या बोलते हैं उसको? तो जो भी चेंजेस हमने किया वो किसके साथ में किया? जो भी चेंजेस हमने किया, सी दिस m एंड n, इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर, एंड दिस a एंड b, दिस इज एक्चुअल पैरामीटर्स। सो द चेंजेस मेड इन फॉर्मल पैरामीटर्स डस नॉट चेंज द एक्चुअल पैरामीटर्स। तो जब मैंने m और n को स्वैप किया तो क्या a और b बदला क्या? अरे बोलो, बदला क्या? समझ में आता है क्या? पक्का? मेरा लेक्चर कितना बजे तक है आज? 7 तक है ना? समझ में आता है क्या? तो चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर, हमने फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजेस किया, बट वो एक्चुअल पैरामीटर चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। दिस इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे हम लोग देखते हैं इसका थियोरी कॉल बाय रेफरेंस का। ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट बोला है, इन पास द पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म इज रीड ओनली। पास बाय वैल्यू मतलब कॉल बाय वैल्यू, दैट इज रीड ओनली मैकेनिज्म, only way of communication with the function, and it does not change the values of actual argument. It makes the function more self-content, protecting them against the accidental side effect। हमको जब प्रोटेक्शन चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शन के अंदर कुछ चेंजेस ना हो मेन फंक्शन के अंदर, दैट टाइम वी यूज कॉल बाय वैल्यू। क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में जो भी चेंजेस नीचे होता है वो मेन फंक्शन के अंदर चेंज नहीं होता है। चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर डस नॉट चेंज द एक्चुअल पैरामीटर। नीचे का जो फंक्शन में हमने फंक्शन लिखा ना, उसके अंदर का जो पैरामीटर उसको बोलते हैं, कौन सा पैरामीटर? फॉर्मल पैरामीटर। अगर वो बदला तो क्या नहीं बदलता? एक्चुअल पैरामीटर, जो कहां पे है? मेन के अंदर है। बट इन यहां पे बट सम टाइम there may be the situation where a function may need to change the value of parameter passed to it। हमको जरूरत पड़ सकता है कभी कभी हमने जो पैरामीटर पास किया उसको भी चेंज करें, तो उसके लिए क्या करें? दिस इज डन by using call by reference mechanism to pass a parameter by reference instead of value। I mark this very very important। हम लोग को क्या करना है? किधर गया? To pass a parameter by reference instead of value। पहले हमने क्या पास किया था? वैल्यू। अभी क्या पास किया? रेफरेंस। वैल्यू पास किया मतलब साइनाथ और ऋषिकेश को बदला। रेफरेंस पास किया मतलब दोनों का घर और घर के साथ दोनों को बदल दिया। समझ में आता है क्या? इज दिस क्लियर एवरीवन? यहां पे ध्यान से देखिएगा। वी सिंपली अपेंड एन एम्परसेंट टू द पैरामीटर। डाला था ना हमने, एम्परसेंट ए डाला था कि नहीं डाला था? कॉमा एम्परसेंट बी ऐसे डाला था ना। और उसके आगे क्या बोला है? अ पॉइंटर सिंबल जो नीचे है ना, उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा था? स्टार एम।
और स्टार एन। समझ में आता है क्या? नाउ द आर्गुमेंट इज रीड राइट इंस्टेड ऑफ रीड ओनली। पहले वो रीड राइट होता था कॉल बाय वैल्यू में, मतलब जो भी चेंज हम नीचे करते थे ऊपर नहीं होता था, अभी जो भी चेंज नीचे करेंगे वो ऊपर भी हो जाएगा। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? अब यहाँ पे आगे क्या बोला है, cause the same change to the argument that was passed to it when the parameters are passed by the reference, the address of actual argument is passed to the formal argument instead of its value। ध्यान दीजिए, ये लास्ट पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। पहले हमने क्या पास किया था, वैल्यू। पहले हमने किसको बदला था, ऋषिकेश और साइनाथ को बदला था, बट उनके घर बदले थे क्या? नहीं, मतलब पहले केस में हमने सिर्फ वैल्यूज को चेंज किया था, बट नेक्स्ट वाले केस में हमने क्या किया, वैल्यूज के बदले में क्या पास किया, एड्रेस, दैट मींस रेफरेंस। तो उसले क्या हुआ, वैल्यू तो चेंज हुआ ही हुआ, उनका एड्रेस भी चेंज हुआ, और वो टेम्पररी चेंज हुआ क्या, परमानेंट चेंज हुआ। समझ में आता है क्या? इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इज दिस क्लियर एवरीवन? चेंजेस मेड टू changes made to formal parameters will change the actual parameters, it's called as call by reference। तो जो भी चेंज हमने नीचे किया पैरामीटर के अंदर, वो चेंज करेगा हमारे एक्चुअल पैरामीटर को भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब ना यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे ना बच्चों, ये स्टार एम का खुद खुद का कुछ है क्या वैल्यू? इसके पास किसका वैल्यू है, ए का। तो जब मैं स्टार एम को, देखो पहले क्या, नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एम एंड स्टार एम। जब मैं m का वैल्यू चेंज करता हूं और मैं n का वैल्यू चेंज करता हूं, तो m और n का वैल्यू चेंज होता है, बट a और b का होता है क्या? बट यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं स्टार m का और स्टार n का, स्टार m इज कंटेनिंग वैल्यू ऑफ a एंड स्टार n इज कंटेनिंग वैल्यू ऑफ b। तो जब मैं स्टार m और n का वैल्यू चेंज करता हूं, तो स्टार m और n का वैल्यू तो चेंज होगा ही होगा, उसके साथ में क्या चेंज होगा, a और b का वैल्यू भी चेंज होगा। समझ में आता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। एंड कॉल बाय रेफरेंस इज डन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। इज दिस क्लियर?